हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, जिससे सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुलफाम, गुड इवनिंग क्यूट गर्ल, गुड इवनिंग अर्श रंधावा, कैसे हो भाई रंधावा साहब। गुड इवनिंग अभिनव शुक्ला, गुड इवनिंग आकृति गुप्ता, आरती मिश्रा, नुसरत, वंदना कौशिक, सुमित सर का स्टूडेंट वंदना, उसके अलावा एलिजाबेथ राबा, आप सभी का स्वागत है यार। नुसरत, आकृति, संता अधिकारी, साक्षी दलाल, प्राची श्री, ज्योति बाशु, आप सबका स्वागत है। सहनाज प्रवीण, संजू, मिथु दास, प्रियंका जायसवाल, सुनकारी अंजलि, अमूल्या, एसके क्रिएशन, दीपशिखा मिश्रा, अभिनव, प्रिया भारती, रवीना गोली, खुशी, मिशिमी एफडी, आप सबका स्वागत है यार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी 101। सो लेट्स बिगिन द क्लास। करते हैं दोस्तों क्लास को शुरू। आज की जो करंट अफेयर का सेशन है, जबरदस्त सेशन है, बढ़िया सेशन है दोस्तों। आज के इस करंट अफेयर के अंदर में हम बात करते हैं 28 नवंबर 2022 का एक करंट अफेयर रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और द हिंदू, इनके डिफरेंट एरिया को इसने कवर किया है। दिस कंप्लीट सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी मतलब सुमित राठी। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों इस सेशन के अंदर। डेली हम इसको अभी 8 बजे कर रहे हैं, 8 PM पे कर रहे हैं अभी के लिए। सो जैसे मैंने बताया दोस्तों, अभी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है हमारा। शायद 1 दिसंबर से, ठीक है, हम शायद नहीं 1 दिसंबर से हो रहा है। 1 दिसंबर से कुछ नए मेंबर आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर में, ठीक है। दे विल टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू यू, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपके साथ में पढ़ाएंगे, आपको डिस्कस कराएंगे। सो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 8 बजे अभी कर रहे हैं, बट जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो हमें एक नया टाइम टेबल जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो उस टाइम टेबल के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यूपीएससी सीएससी 2021 दोस्तों, इसके लिए 4 चैनल है अपने पास। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरी रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, सुमित राठी सर की या AK चौधरी साहब, सारी क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए दोस्तों इन 4 चैनल पे। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। देखो इन चारों चैनल से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। दीज चैनल्स आर फ्री, आपके लिए फ्री के कॉन्टेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, और वो भी HD क्वालिटी में, अच्छा वाला कंटेंट है ना, ऐसे नहीं, बढ़िया चीज आपको मिल रही है। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर जुड़ने के लिए बस आपको ना मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो। अच्छा, एक बार आपने फॉलो कर लिया ना, उसके बाद कोई भी क्विज चले, कोई भी स्पेशल क्लास चले या कोई भी प्लस कोर्स चले, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड याद रखना है, आपको मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 पे आप जब भी आप जो है यूज करोगे, जब भी आप ज्वाइन करोगे, जब भी आप इसको यूज करोगे, आपको 10% डिस्काउंट तो निश्चित ही मिलेगा। इसके अलावा आपको मेरा गाइडेंस भी रहेगा। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर आपका गाइडेंस कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने आपका कोड यूज किया है। तो भाई देखो, आप जब कोड यूज करोगे ना, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट खींचना है आपको, ठीक है। तुरंत आता है, वो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे पास मेल करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर में ना IAS ऑफिसर हम आपको बनाना चाहते थे, तो हमने एक स्पेशल ऑफर आपके लिए निकाला था अनअकैडमी ने। और ये स्पेशल ऑफर था कि एक अच्छा खासा भारी भरकम डिस्काउंट प्लस कॉम्बो के ऊपर, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन देखें, जो 70,000 जिसकी फीस है, आपको सिर्फ 53,000 में मिल रहा था, और इस पे लगभग 17,000 रुपए का डिस्काउंट। यही नहीं दोस्तों, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 81,000 रुपए का प्राइस था, 54,000 55,000 रुपए का मिल रहा है दोस्तों। यार ये अनबिलीवेबल प्राइस है। 18 मंथ का कॉम्बो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और ये सब कब तक रहने वाला है? 30 नवंबर, 30 नवंबर लास्ट डेट आ चुकी है इसकी। तो जिन बच्चों को करना है ज्वाइन, भाई जाके ज्वाइन कर लेना। कोड आपको पता ही है, सुमित10 खास है, बाकी आप सब समझदार हो, ठीक है। तो आपके पास जब भी कॉल आए अनअकैडमी से, आप बोल दीजिए देखो सुमित10 खास है, बाकी हम समझदार हैं। तो आप उनको कह दीजिएगा ये बात स्पेशल, नहीं तो बाद में आप फिर कहोगे कि सर गाइडेंस चाहिए आपका, कैसे करें कैसे करें। अब बात करते हैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो, @सुमित राठी UPSC, ये मेरा चैनल है। इसके माध्यम से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो पहला टॉपिक है वो है फूजीवारा इफेक्ट, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, ज्योग्राफी से संबंधित है। क्या होता है फूजीवारा इफेक्ट? कभी आपने सोचा यार, ऐसा कभी दिमाग में आया हो, है ना, ऐसे दिमाग में आया हो, बैठे हो आप, वैसे दिमाग में ऐसी चीज़ आती नहीं है, बट क्या पता आ गया हो किसी दिन गलती से, है ना। भाई सरस्वती माता की कृपा हो गई हो और आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, है ना, थोड़ी बहुत जो है कृपा हटी हो बाकी भगवानों की,
समझ रहे हो ना किस भगवान की कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी देव की कृपा आपसे हटी हो और आपके दिमाग में कुछ अच्छा आया हो, ठीक है, स्पेशली तो आपने सोचा हो सरस्वती माँ की आप पे कृपा हुई और आपके दिमाग में आ गया यार 2 साइक्लोन अगर एक साथ आ जाएं, ठीक है, किसी भी एरिया में 2 डिप्रेशन, ट्रॉपिकल डिप्रेशन या 2 फुल फ्लेज साइक्लोन या सुपर साइक्लोन मान लो किसी सेम एरिया में आ रहे हैं। मैं मान लेता हूं चलो बंगाल की खाड़ी एरिया हमारे पास है ना, अगर बंगाल की खाड़ी में एक साथ 2 साइक्लोन आ जाए एक ही टाइम पे एक ही जगह के आसपास, मतलब ज़्यादा दूरी ना हो उनमें, ठीक है, तो क्या होगा? तो ऐसी अवस्था में जो है संकट आ जाएगा, है ना। यही सोचा है ना आपने कि 2 साइक्लोन है आपस में मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि दोनों साइक्लोन मिल जाएंगे, ठीक है। भाई भाई दोनों ने हाथ मिला लिया, चल दो मिल के तबाही। एक साइक्लोन था, फिर दूसरा गुलाब था, एक था तोकते, दोनों मान लो बाई चांस एक साथ आ गए, दोनों ने हाथ मिलाया, तोकते बोला हेलो फ्रेंड, गुलाब बोला हेलो फ्रेंड, दोनों ने हाथ मिलाया कि चल बड़ा साइक्लोन बनाते हैं, ठीक है, बड़ा साइक्लोन बनाते हैं। ऐसा नहीं होता, खैर एक साइंस होती है, इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है, डिटेल में तो खैर हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि कल एक स्पेशल क्लासेस पे ले रहा हूं मैं। बट इसके अलावा क्या होता है फ्यूजीवारा इफेक्ट, अगर कोई जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो नॉर्मल अमूमन यही कहेंगे भाई, जब एक एरिया के अंदर में ना, एक क्षेत्र के अंदर में 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन, 2 डिप्रेशन, ठीक है, या 2 साइक्लोनिक एक्टिविटी एक साथ हो जाए ना, तो फिर चांसेस होते हैं उनके आपस में इंटरैक्शन के, और वो जो इंटरैक्शन होता है ना, उसी इंटरैक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजीवारा इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे जापान के, साइंटिस्ट बोलना ठीक नहीं होगा, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे रखा और उसी के नाम पे इनकी कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं फ्यूजीवारा कॉन्सेप्ट के नाम से, इसी इफेक्ट को हम फ्यूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, जाके एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट, तो ये आपका आया हुआ है आज बढ़िया टॉपिक, किसके अंदर में, डाउन टू अर्थ, ठीक है। डाउन टू अर्थ में देखो एक ऐसी वेबसाइट है, मैगजीन भी आती है इनकी, तो इनके अंदर में मुख्य रूप से एनवायरनमेंट और आपके ज्योग्राफी से ही रिलेटेड टॉपिक होते हैं। तो जो बच्चे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से जिनको विशेष प्रेम है, लगाव है, ठीक है, जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज पढ़ना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के जो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं देश और दुनिया के अंदर में, क्या हो रहा है सोशल डायमेंशन में, तो भाई वहाँ पर फिर आपको डाउन टू अर्थ जो है वो फॉलो करना चाहिए। बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चौधरी साहब इज़ हियर फॉर यू, ठीक है, नो वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग मैन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना इसको, सो हम देख रहे हैं आज टॉपिक आया हुआ है उसमें परफेक्ट साइक्लोन, ये क्लाइमेट चेंज के संबंधित था, उस कॉन्टेक्स्ट में आया था। तो पूछ रहा था कि व्हाट इज फ्यूजीवारा इफेक्ट, ये फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है। कह रहा कि वर्ल्ड इज सीइंग अ राइज इन साइक्लोन एक्टिविटी, आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लाइमेट चेंज की वजह से यार पूरी दुनिया के अंदर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से साइक्लोन लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कई बार क्या हो रहा है, साइक्लोन आपस में मर्ज भी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं मर जा रहे हैं, साइक्लोन आपस में मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होकर वो क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म्ड अ मेगा साइक्लोन, एक मेगा साइक्लोन जो है वो वहां पे बना रहे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसी को हम कह रहे हैं फ्यूजीवारा इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो। चलो करते हैं दोस्तों इसको शुरू, ठीक है। जीएस पेपर 1 मैं एक बात और बता दूं, काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर ज्योग्राफी। तो देखो यार इस बार मैं क्या चाह रहा हूं ना, देखो मैंने बहुत बार ऐसा काम करके देख लिया यार, अनप्लान्ड मैं कुछ भी चीजें कर देता हूं और उसके बाद में ना फिर मैं फंस जाता हूं, फंस इन द सेंस कि वो ना चीज मैं पूरी कर पाता हूं ना मैं छोड़ पाता हूं, लटक जाता है सिस्टम। तो मैं इस बार ना प्लानिंग से चल रहा हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे चीजें शुरू कर रहा हूं, बट जो शुरू करूंगा उसको अपन आप आगे लेके जाएंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी मेरा कमिटमेंट था 12वीं तक की कराऊंगा एंड कराऊंगा, ठीक है। 1 दिसंबर को कुछ नया देखोगे, नया कुछ लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके अंदर में आपका जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का पार्ट है उसको भी कवर किया गया है, उस बात के ऊपर में भी ध्यान दिया गया है कि कैसे उसको पूरा करना है, ठीक है। तो कई बच्चे चिंता है कि भाई ये तो सिर्फ सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, पर चिंता की बात नहीं है, ठीक है, आप चिंता मत करो। सून वी आर डूइंग समथिंग लाइक जो आपने कभी सोचा नहीं, बढ़िया चीज करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 1, ये किससे संबंधित हो गया, फ्यूजीवारा इफेक्ट, जो इट्स पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। तो इससे ही आपका क्या हो गया, मतलब ज्योग्राफी से है भाई, ठीक है। अब क्या होता है, देखो रिसेंटली कह रहा है कि अभी एक सुपर टाइफून आया था। अच्छा एक बात बताओ, साइक्लोन तो समझते हो क्या होते हैं, देखो साइक्लोन को साइक्लोन बस एक जगह पे बोला जाता है। ये जो साइक्लोन होते हैं ना, इनके अलग अलग जगह पर ना हम कई कई नाम देते हैं, ठीक है। साइक्लोन के नाम बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अगेन आप कहोगे सर देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है, ठीक है, मेरे को आता है इसलिए मैं जल्दी से इसको फ्लॉन्ट करता हूं। मैं आपसे भी कहता हूं कि एटलीस्ट ना आपको यार ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए। तो आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो, और दूसरा क्या है, फ्लॉन्ट करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे बढ़िया,
ठीक है। देखो मेरे को ये बनाने के फायदे क्या हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूं, और साथ ही साथ में अगर आप बनाओगे इसके अंदर में तो आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा पाओगे, और अगर एग्जामिनर अच्छे से समझ गया तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। सो हो गए ना फायदे ही फायदे। सो बल्ले बल्ले सिचुएशन है हर केस के अंदर में। तो मेरे हिसाब से इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो ज़्यादा नहीं तो ये 2 मैप जो हैं वो आपको आने चाहिए। मतलब ये तो ऐसा है कि आपको नींद में उठाए तो आप मैप ड्रॉ कर दो, ठीक है। मतलब ज़्यादा बिल्कुल ऐसे नाप के नहीं बनाना, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत एक्यूरेट जो है बन जाए बहुत है, ठीक है। अब बिल्कुल स्केल लेके तो बनाना है नहीं अपने को, तो इसीलिए थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। झटपट इसे ऐसा अगर बना दिया ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा भाई वाह क्या बालक है, क्या छोरा है भाई, मज़ा आ गया, एकदम जी सा बांध दिया, है ना। तो मज़ा आ जाएगा उसको। अब देखते हैं साइक्लोन देखो कहाँ बोलते हैं। देखो ये है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, है ना। ये क्या है हमारा दोस्तों, हिंद महासागर। ये है इंडियन ओशियन, इसको बोलते हैं हम हिंद महासागर। अच्छा यहीं पे हम इसको बोलते हैं साइक्लोन, बस साइक्लोन इसको यहीं पे बोलते हैं। पहले तो समझ लो ये साइक्लोन भी होता क्या है। मैं आपको वैसे बता चुका हूं दोस्तों, साइक्लोन इज नथिंग बट इट्स अ लो प्रेशर विंड सिस्टम। एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, ठीक है, बन गया। और इसके चारों तरफ क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ अपने पास हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। दिस इज हाई प्रेशर आइसोबार, ठीक है। एंड दिस हाई प्रेशर आइसोबार, दिस लो प्रेशर आइसोबार इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर आइसोबार। तो मैं क्या कह रहा हूं, सेंटर पे लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है। आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, आप कहते हो ना विंड हमेशा सर जी हाई प्रेशर से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से आप बोलते हो सर विंड हमेशा लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो ये चलाएगा कौन दोस्तों, इसके लिए ना एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वायुदाब ढाल बल, इसको ऐसा नाम दिया जाता है। तो हाई प्रेशर ये रहा, लो प्रेशर ये रहा। सो विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। अब ये घूम के क्यों आती है दोस्तों, इसमें कोरियोलिस फोर्स, इनका फूफा है वो इनको सीधे नहीं जाने देता, ठीक है, थोड़ा बिगाड़ के भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो घुमाने का रोल है वो किसका आता है, जो इनके फूफा जी का, और फूफा जी कौन है, कोरियोलिस फोर्स। सवाल आपके दिमाग में उठता है सर ये लो प्रेशर कैसे बना होगा ना, सर हाई प्रेशर ठीक है लेकिन लो प्रेशर कैसे। तो प्यारे बच्चों मैं ये आपको डिस्कस कर चुका हूं अपनी ज्योग्राफी क्लास में। प्रेशर 2 वजहों से बनता है। पहला प्रेशर बनता है प्यारे बच्चों तापमान की वजह से, ठीक है। दूसरा प्रेशर जो बनता है ना वो विंड की मूवमेंट की वजह से आता है, विंड की वर्टिकल मूवमेंट की वजह से आता है। वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, हवा ऊपर कैसे वर्टिकली कैसे मूवमेंट कर रही है, या तो हवा ऊपर उठेगी वर्टिकली या नीचे बैठेगी, है ना। तो 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं हवा के, ठीक है। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, द फर्स्ट वन इज असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर उठना, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, डिसेंडिंग, हिंदी भाषा वाले नीचे जाना। अब देखो कैसे हो रहा है मामला, दोनों के अंदर आपको समझना है। असेंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, देखो हवा अपनी ऊपर उठ रही है, ठीक है, ये थी हवा, ठीक है, लाइक दिस, हवा ऊपर उठेंगे, ठीक है। इस केस में हवा अपनी ऊपर उठेंगे, ऐसे ऊपर उठ रही है। इस केस में हवा अपनी नीचे बैठेंगे, ठीक है, हवा अपनी नीचे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे नीचे, तो हवा नीचे बैठेंगे। तो इन दिस केस क्या होगा दोस्तों, जहां से हवा उठेंगे, यहां से हवा उठेंगे, तो उठेंगे जहां पे, वहां पे लो प्रेशर डेवलप होगा। आप कुर्सी बैठे हो, मैं दबा के बैठ जाऊं, आपको प्रेशर लगा दिया ना ऊपर, तो अगर ऊपर उठ रही है दैट मीन्स लो प्रेशर, और जहां पे भाई हवा नीचे बैठेंगे यहां पर हाई प्रेशर होंगे, ठीक है। सो पहली बात क्या है, अगर हम बोलें तो विंड की मूवमेंट से भी प्रेशर डिसाइड होता है। अगर किसी जगह पे हवा ऊपर उठ रही है तो हम कहेंगे कि वहां पर लो प्रेशर होइंग, और कहीं अगर हवा नीचे बैठ रही है तो हम कहेंगे हाई प्रेशर होइंग, ठीक है। अब ये कहोगे सर ये भी कहां होइंग, तो इसके लिए भी देखो यार मैंने आपको बता रखा है ना, इसके लिए भी हमने एक चीज आपको बताई हुई है कि ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहां से हवा ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 23.5 डिग्री पे नीचे बैठेंगे। याद है कि नहीं है सर जी, हम तो भूल गए तो ठीक है, भूल गए तो अब मैं क्या करूं। इसके बाद से ये चीज होती है, तो ये बैठिंग मतलब हाई प्रेशर होइंग, ये उठिंग मतलब लो प्रेशर होइंग, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये मैंने विंड मूवमेंट से बोल दिया। अब जो विंड मूवमेंट से चलता है ना सिस्टम, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डायनामिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डायनामिक, ठीक है, डायनामिक सिस्टम। जैसे कि ये जो हुआ, ये जनरेट हुआ, तो असेंडिंग, जब विंड ऊपर उठेगी तो हम कहेंगे इसको कि इससे क्या जनरेट होगा, डायनामिक लो, और जब नीचे जाएगी तो इससे हम कहेंगे क्या जनरेट होगा, डायनामिक हाई। अगर समझ में आ गया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दो हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। साथ में दोस्तों तापमान से भी होता है फर्क।
तापमान से देखो क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बता दूं। टेम्परेचर से सीधे सीधे दो प्रभाव आपको पता है दोस्तों। इन ट्रोपोस्फेयर, आपके क्षोभ मंडल में ना, टेम्परेचर जो होता है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये सीधा सीधा हमें पता है। तो दो कंडीशन बन गई मेरे पास ट्रोपोस्फेयर में भाई। पहली कंडीशन क्या, जिसमें हमारा तापमान ज्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या, जिसमें हमारा तापमान कम है। तो जिसमें तापमान ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। उल्टा है ना, सास बहू का रिश्ता, पहले बात समझा चुका हूं। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों थर्मल, क्योंकि प्रेशर की वजह से हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल लो, इसको हम बोलते हैं थर्मल हाई। ठीक है, तो अगर मुझे साइक्लोन बनाना है, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करना है, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, आइदर वी नीड थर्मल लो और आइदर वी नीड डायनामिक लो। थर्मल लो कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, और डायनामिक लो कब होगा, जब विंड ऊपर उठे। इतनी बात की गांठ बांध लो। अब जब ये हवा का सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है, ऐसे हवा बाहर से यूं यूं करके और लो प्रेशर की ओर जाने लगती है ना यूं, ठीक है, ये जो सिस्टम बन जाता है, इसको हम फिर कह देते हैं साइक्लोन। लेकिन साइक्लोन इसका नाम कहीं कहीं पे होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे होता है ना, स्कूल में आपका नाम है, ठीक है, सपोज करो स्कूल में आपका नाम है बतेरी, है ना, या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने बहुत अच्छा नाम लिखवा रखा है, ठीक है, जैसे कोई भी फैंसी सा नाम। मैं आपको बताऊं, जैसे प्रियंका, घर में आपको बोलते हैं, मान के चलते हैं ऐसे कोई काली, मतलब बोलते हैं ऐसे, ठीक है, मामा के आपका नाम है बतेरी, ऐसे। तो इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, होता है ऐसा भाई, ठीक है। जैसे मान लो लड़कों का है, कॉलेज स्कूल के अंदर में नाम होगा राहुल, ठीक है, घर के अंदर में उनको कहेंगे कालू, ठीक है, या लालू, और मामा बुआ जो होगी, हो सकता है वो आपको किसी और नाम से जानती हो, ठीक है, या आपके दोस्त जो है वो आपको कुछ और ही नाम देते होंगे। तो ऐसा ही है भाई साइक्लोन के साथ में, यहाँ पर इसको बोलते हैं साइक्लोन। इधर आपका अगर हम देखें, ये है दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर साउथ चाइना सी होता है। यहाँ पे आपको पता है साइक्लोन को साइक्लोन नहीं कहते, ये लोग इसको नाम देते हैं क्या दोस्तों, टाइफून, ठीक है, टाइफून कहते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर एक देश है दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका नाम है जापान। जापान वाले लोग इसको पता है क्या बोलते हैं, टाइफू, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइफू। ऐसे ही इधर फिलीपींस है, बैग्यू बोलते हैं। इस जोन के अंदर, मिसिसिपी बेसिन के अंदर में इसको बोलते हैं टॉर्नाडो। यहां पर इसको बोला जाता है हरिकेन, ठीक है, यहां इसको बोलते हैं हम हरिकेन, कैरेबियन सी के अंदर में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भाई इसको बोला जाता है विल्ली विल्ली, ठीक है, क्या बोला जाता है, बिल्ली बिल्ली। तो ये अलग अलग नाम है इसके। यहाँ पर भी इसको टॉर्नेडो बोला जाता है, ठीक है, सेम टॉर्नेडो। तो ये इसके अलग अलग जगह पे दोस्तों क्या है, अलग अलग नाम है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, साइक्लोन के भी बतेरे नाम पड़े हैं अपने। अब ये कह रहा है कि जब टाइफून, अब टाइफून कहाँ बोल रहे हैं हम, टाइफून सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग इन द साउथ चाइना सी। है क्या दोस्तों, ये आपका है क्या दोस्तों, दिस इज नथिंग बट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी बताया था मैंने, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या है, लो प्रेशर विंड सिस्टम, लो प्रेशर की वजह से हवा जो है ऊपर उठ रही है। और ट्रॉपिकल है दैट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। कहने का मतलब है इसमें लो प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो अपन का ज्योग्राफी का क्लास देखना पड़ेगा ना भैया आपको। अब ज्योग्राफी देख ही नहीं रहे हैं आप, क्लास ज्योग्राफी का देख नहीं रहे, तो समझ में कहाँ से आएगा भैया। देखना रे कैसे फटाफट हम पहले जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट। तो ये तोहार समझ में कब आएगा, ये तोहार समझ में तब आएगा जब आप हमारे सार क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का ही खेल होता है यूपीएससी में बाबू। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर आप, पक्की बात है कि आप बन ही जाएंगे कलेक्टर बाबू, है ना। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो कलेक्टर छोड़िएगा, आप जो है फिर यूपीएससी के एग्जाम में फेल ही ना होते रहेंगे, पास नहीं हो पाएंगे इसमें। तो इसीलिए दोस्त हम क्या कह रहे हैं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो अभी कह रहा है कि रिसेंटली एक सुपर टाइफून आया था जिसका नाम है आपका हिन्नामोर। कैसा जबरदस्त नाम है, हिन्नामोर। तो ये अब तक का मान के चलो कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन था ऑफ द ईयर, इस साल का सबसे खतरनाक, सबसे दमदार, सबसे जबरदस्त साइक्लोन था जिसका नाम था हिन्नामोर। कहां पे आया था, ऑब्वियस सी बात है साउथ चाइना सी के अंदर में। तो ये ताइवान की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से एकदम नाचता गाता बढ़िया ढोलक बजाता हुआ पहुंच रहा था। इसके साथ साथ कह रहा है कि दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम था आपका गार्दो, ये भी इसी की तरफ बढ़ रहा था। एक गाजा बजाजा चल रहा था, वही बढ़िया है ना, हिन्नामोर चल रहा था, अरे हट जाओ आलिया आलिया, मतलब ऐसे करके चल रहा था, हट जाओ मैं आ रहा हूँ, बताएगा ना भाई। वो तो मेट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि साइक्लोन आ लिया, हिन्नामोर आ लिया, बहुत खतरनाक है। हिन्नामोर के बाद में गार्दो भी आ गया, हट जाओ भैया हम भी गर्दा मचाएंगे।
हिन्नामोर ने जो करना कर लिया, अब हम भी मचाएंगे गर्दा, हमारा भी स्वागत करो। ये भी आ गया। फिर ये दोनों मिले आपस में, फिर दोनों ने डांस किया, ठीक है। यही होता है जब दो साइक्लोन, 2 या 3 या 4 या 5 भी होते हैं। एक बार कैरेबियन सी के अंदर में 5 साइक्लोन मिल गए थे, कल बताऊंगा कल की क्लास में। 5 साइक्लोन ऐसे एक जगह बन गए थे। आप सोचो वो पांचों के पांचों साइक्लोन एकदम से डांस करते हैं, लिटरली डांस करते हैं वो, ठीक है। मतलब एक कॉमन सेंटर के आपको पता ना साइक्लोन घूमते रहते हैं ऐसे, तो जब ये घूमते हैं ना तो कॉमन सेंटर के तरफ ये घूमने लग जाते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे डांस कर रहे हो। आप देखना कभी जो सैटेलाइट इमेज होती है ना ओशन की, आपको दिखेगा कि वो डांस कर रहे हैं, कल दिखाऊंगा आपको। ऐसा लगेगा कि यार तो डांस कर रहे हैं। तो हिन्नामोर और गर्दा दोनों ने डांस किया वहां पे, ठीक है। तो डांस करने से ये क्या होता है, डांस करने से फिर कई इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता सिंपल, ऐसा नहीं होगा कि 2 साइक्लोन आए और वो दोनों मिलकर एक बड़ा साइक्लोन बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हो जाता है बट रेयर केस में होता है, ठीक है। जो छोटा साइक्लोन है उसको बड़ा साइक्लोन क्या कर लेता है, या तो पार्शियली उसको खत्म कर देगा, खा जाएगा, या पूरी तरीके से उसको खा जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 2 मिलके 1 और 1 11 हो जाएगा और बड़ा साइक्लोन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। यूजुअली क्या होता है जब 2 साइक्लोन सेम आकार के हो ना, दोनों की दिशा बदल जाती है, ठीक है। जैसे पहले आ रहे थे ऐसे, तो वो दिशा ऐसे बदल के दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो टाइप की यहाँ पे चीजें होती हैं, उन सबको मैं बताऊंगा। तो यही हुआ दोस्तों, सितंबर की बात है। सितंबर के अंदर में 2 साइक्लोन आए थे, हिन्नामोर और दूसरा है गर्दो। हिन्नामोर जा रहा था पहले, दूसरे में आ गया गर्दा, कह रहा अब मैं भी मचाऊंगा गर्दा। दोनों आए, दोनों ने बढ़िया डांस दिखाया वहां पे, ठीक है, एकदम बढ़िया भंगड़ा किया। हिमेश रेशमिया गानों पे इन्होंने कई डांस मारे वहां पे, ठीक है। और उसी से हमारे सामने एक इफेक्ट बन के आया जिसको हमने नाम दिया दोस्तों फ्यूजीवारा इफेक्ट। अब ये फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या है दोस्तों, कह रहा है कि द फ्यूजीवारा इफेक्ट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द 2 डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन और डिप्रेशन, ठीक है। अब टाइफून तो खैर ये बड़े, ये हिन्नामोर और ये तो बहुत बड़े लेवल के थे, ठीक है। कई बार क्या होता है छोटे साइक्लोन जो होते हैं, छोटे डिप्रेशन जो होते हैं, वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको भी फ्यूजीवारा इफेक्ट ही हम कहते हैं। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट जो है, इट इज अ इंटरैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम इन द सेम ओशन रीजन। भाई एक समुद्री क्षेत्र के अंदर जब एक ही समय पे 2 साइक्लोन बन जाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है आपस में, एक दूसरे से जो उनका तालमेल होता है, जो मिलके गाना बजाना वहां करते हैं, वहीं पे भंगड़ा करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, आपका फ्यूजीवारा इफेक्ट यहां पे कहते हैं। देयर सेंटर और आईज एट द डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1400 किलोमीटर। ये मतलब एवरेज दिया है कि जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनके बीच में कितना है, कह रहा 1400 किलोमीटर का डिफरेंस हो तो भी इंटरेक्शन हो जाएगा, कम नहीं होता 1400 किलोमीटर का भी इंटरेक्शन अगर होता है तो, ठीक है। डिप्रेशन मतलब है कम साइक्लोन वाला, तो उसकी स्पीड मान लो 63 किलोमीटर पर आवर हो, या बहुत ही तगड़ा भाई साहब खतरनाक तो 209 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस कम से कम ये और अधिक से अधिक इसका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम केस लिया है। तो कोई अगर आपसे कहे कि फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे सर इट इज द इंटरेक्शन ऑफ द 2 डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन over a same period of time in the same ocean, that is known as the फ्यूजीवारा इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजीवारा इफेक्ट आपका नाम दिया जाता है, ठीक है। द इंटरैक्शन कुड लीड टू द चेंज ऑफ द ट्रैक। अब देखो यार इससे कई प्रभाव पड़ेंगे। पहला, 2 साइक्लोन अपना अपना रास्ता बदल लेंगे, ठीक है भाई, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या क्या होता है, छोटा साइक्लोन जो होता है वो बड़े साइक्लोन के अंदर में समा जाता है। समाना जो होता है वो या तो पार्शियली समाता है या फुल समा जाता है, ठीक है। या ये भी होता है कि जो बड़ा साइक्लोन है वो छोटे साइक्लोन को उधेड़ देता है, छोटा बना देता है, फिर उसके बाद उसमें मजा नहीं बचता। अब वो कई बार आधा उधेड़ता है, कई बार उसको पूरा उधेड़ देता है। तो ये 5 केस बनते हैं इसके अंदर जिनको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन, कि दोनों साइक्लोन किस प्रकार के हैं, उनके ऊपर निर्भर करेगा कि जो फाइनल आउटपुट है फ्यूजीवारा इफेक्ट का वो क्या आएगा। इन रेयर केसेस द 2 सिस्टम कुड मर्ज स्पेशली व्हेन दे आर ऑफ सिमिलर साइज। कई बार क्या होता है जब सेम साइज के होते हैं दोनों मिल भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रेयर होता है लेकिन ये, और उनसे एक बड़ा स्टॉर्म बन जाता है। ड्यूरिंग अ मर्जर इंटरैक्शन बिटवीन द 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन द विंड सर्कुलेशन केम टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ रिलपूल, ठीक है। ये फ्रिज का नाम होता है ना, बहुत पुराना एक फ्रिज है हमारे पास, रिलपूल यार, वर्लपूल का, और ये वर्लपूल का फ्रिज आज तक खराब नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे खराब, उतना ठंडा नहीं करता, टूटने लग गया है, लेकिन भाई साहब आज भी काम कर रहा है, फेंकने का मन नहीं कर रहा है। तो जो वर्लपूल है ना वो बनेगा, वर्लपूल समझते हो ना ऐसे, ठीक है, इस तरीके का वो बन जाएगा। दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, एक सर्कुलेशन वहां पे क्या हो जाएगी दोस्तों, जनरेट वहां पे हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों बैकग्राउंड की। फ्यूजीवारा इफेक्ट का नाम आया कहां से। देखो जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक जापान के मौसम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपका साकुई फूजीवारा,
क्या नाम था इनका, जापान मौसम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सकुही फुजीवारा। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पहली बार इसमें 1921 में रखा था, जिसमें इन्होंने पहली बार फ्यूजीवारा के केस जो है ना उनकी पहचान की थी, और 1921 में इन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर जो है वो जारी किया था। द फर्स्ट नॉन इंस्टेंस ऑफ द इफेक्ट वाज इन 1964। कह रहा है कि पहला इंस्टेंस जो हमने फ्यूजीवारा इफेक्ट का देखा था, ठीक है, वो 1964 के अंदर देखा था, पश्चिमी पैसिफिक ओशन के अंदर में, जब टाइफून, दो टाइफून थे, मैरी और कैथी, ये आपस में मिल गए थे, मैरी और कैथी दोनों मिल गए थे। तो पहली बार फ्यूजीवारा इफेक्ट हमने जो रिकॉर्ड किया था इस कॉन्सेप्ट के बाद, वो हमने 1964 में देखा था। अब सर कितने प्रकार के इफेक्ट होते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्यूजीवारा इफेक्ट? कह रहा है कि 5 हल होते हैं। पहला होता है इलास्टिक इंटरेक्शन। इलास्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये वाला देखो आप पहले, ये डायग्राम, अरे तस्वीर कहाँ गई इसमें यार। रंजीत आजकल ना तू बहुत गड़बड़ करने लग गया भाई, ठीक है, तेरा ध्यान ना आजकल कहीं और रहने लग गया है, ठीक है। इसके अंदर में डायग्राम था, मिस कर दिया उसने यार, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी उस पे भेजता हूँ। अब मैं इस पे तो कैसे ही दिखाऊं उसको यार, कैसे दिखा सकते हैं हम, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे नहीं दिखा सकते यार, कैसे दिखाऊं अभी मैं, मेरे को एक बार क्लास दोबारा रोकनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इलास्टिक कल इस पे स्पेशल क्लास है, उसमें भी देख लेना। इलास्टिक इंटरेक्शन क्या होता है, इसके अंदर में दो साइक्लोन आपस में मिलते हैं तो वो मर्ज नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है दोस्तों, दोनों अपनी दिशा बदल लेते हैं, ये होता है इसके अंदर। दूसरा जो केस है दोस्तों, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है कौन किस दिशा में जा रहा है। इसको बोलते हैं इलास्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो साइक्लोन है वो आए एक दूसरे की तरफ, उसके बाद में दोनों ने अपनी डायरेक्शन और मोशन को बदल लिया, ठीक है, ये हुआ। दूसरे में क्या हुआ, पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, ठीक है। पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट का मतलब है एक दूसरे को हल्का सा मतलब स्ट्रेन देता है, तनाव दे देता है। इन विच अ पार्ट ऑफ स्मॉलर स्टॉर्म इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। जो छोटा है, दो बड़े हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है ना, ठीक है, वो हल्के छोटे वाले को क्या करेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव जो है कम कर देगा। तो छोटे वाला हल्का सा एटमॉस्फेयर में खत्म, जैसे उसका प्रभाव जो है, मान लो उसमें स्पीड चल रही थी पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो वो कम, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, 60 पे आ जाएगा, ठीक है। बड़ा वैसे ही रहेगा बड़े पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट। कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट में क्या होता है, छोटे वाला बिल्कुल खत्म, एक छोटा था एक बड़ा था, छोटे वाले को चपेट दिया बड़े वाले ने, बिल्कुल खत्म, ठीक है, छोटे वाला बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर होता है दोस्तों मर्जर। मर्जर मतलब मिल जाना। मिलने में क्या होता है, एक में पार्शियल मर्जर होता है जिसमें बड़े वाले में छोटे वाला आधा मिलता है, और एक होता है फुल मर्जर, कंप्लीट मर्जर। और कंप्लीट मर्जर के अंदर में क्या होता है, दोनों साइक्लोन आपस में मिलकर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइंड कर लेते हैं। तो ये 5 तरीके का होता है, कल इस पे स्पेशल क्लास भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। अब टाइफून क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये ईस्ट चाइना सी में आते हैं, जिसकी लोकेशन 180 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट के बीच में मिलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो ये कहना चाह रहा है कि ये साउथ चाइना सी में आते हैं, बस साउथ चाइना सी में आते हैं। टाइफून जो है ये कहाँ पर आते हैं दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर, पैसिफिक ओशन का भाग है, ऑब्वियस सी बात है। हरिकेन कहाँ आते हैं, वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरिबियन सी मैंने बता दिया, टोर्नेडो गुयाना आइलैंड और वेस्ट अफ्रीका एंड द सदर्न यूएसए। उसके अलावा विली विली कहाँ होता है दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे होते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये नाम है। रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों, एक बार डिटेल में मेरा एक बार टॉपिक है यार, तसल्ली आ जाएगी, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका टेम्परेट साइक्लोन। मैं आप सभी को ना, सभी को मां कसम देता हूं, सबको जाके देखना है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। तो दोनों के दोनों आपको एक बार जाके पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखना है, और उसके बाद में आपको कोरियोलिस फोर्स जो है ये भी थोड़ा पता होगा, ठीक है। ये फोर्स का फूफा है, ठीक है, ये क्लाइमेट में बहुत ज़रूरी होता है। और सितरंग एक साइक्लोन आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो इसके बारे में भी समझ में आई बात तो ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हो तुम। एक मैंने देखा है आधे से ज़्यादा बच्चे तो मॉर्निंग वाले सेशन की क्लास ही नहीं देखते हैं यार, ऐसा क्यों भाई ऐसा क्यों यार, बताओ।
है भाई, इससे बात नहीं बनेगी यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको भाई, अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि बात बढ़िया चले, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हम सेशन करें, कुछ तगड़ा एफर्ट मारूं मैं आपके लिए ना, ठीक है। आप चाहते तो हो लेकिन फिर करते नहीं हो, है ना, लाइक और शेयर वीडियो को करते नहीं हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। शेयर आपको करना पड़ेगा, आप 50 ग्रुप में होते हो यार, शेयर करो सबके साथ। शानू कुमार देखो, बिल्कुल अभी भी पीपीटी है उसमें, पहले बस मैं आपको न्यूज़पेपर से दिखाता हूँ और देन मैं पीपीटी में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है और बेटर होता है आपके लिए, ठीक है, उसको मैं और सुधारूंगा, ठीक है। एक बार उसमें आप देखना, आप चेंज जब भी आता है ना, बदलाव, मुझे पता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसमें मैं छोटा दिखता हूँ, है ना। तो जब बदलाव ऐसा आता है ना, तो आप बदलाव से जल्दी डर जाते हो, ऐसा डरो मत बदलाव से, ठीक है। कई जगह तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं वो खुद दिखते ही नहीं है और फिर भी पढ़ाते हैं। तो आपको ना बस कंटेंट पे ध्यान देना, मेरे को बाकी सेशन में देख लिया करो यार। और ये जैसे बोर्ड पे आता है ना, तो मैं बताता हूँ रियल प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे यहाँ पे जब कंटेंट होता है ना, तो एवरी टाइम आई हैव टू लुक बिहाइंड एंड देन रीड एंड देन कम टू हियर टू एक्सप्लेन, मुझे हर बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। और सुबह मॉर्निंग के अंदर में जो वो आता है, तो मैं एक बेटर आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, अच्छा, ताकि आपको फील आए कि आपने वास्तव में द हिंदू का न्यूज़पेपर ही पढ़ा है, ठीक है। तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइप चेंज मत करवाओ, आप सजेशन दे सकते हो कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, मैं पीपीटी भी दे दूंगा, मैं पीडीएफ देता हूँ आपको, ठीक है, मैं पीपीटी बना के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे आज 2 ही आर्टिकल थे जो पढ़ाए जा सकते थे पीपीटी के माध्यम से, बाकी पढ़ाने के थे ही नहीं यार। एक तो अनवर इब्राहिम के ऊपर था, वो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर बना है, बताओ हमें खाने को देगा वो, बताओ एक बात, हमें खाने को देगा, क्यों पढ़े भाई हम उसको, नहीं पढ़ रहे। एक दूसरा पीएलए का था यार, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे में ऐसी चीज़ों को क्यों पढ़ें, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे ना कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने दो, हमारी स्ट्रेंथ तो पहले ही बढ़ी, हम क्या नहीं बढ़ा रहे, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर, आ जाओ उत्तराखंड में किया हमने, LAC के पास में, हम भी बैंड बजाने की तैयारी कर रहे हैं पूरा। तो वो 2 चीज़ थी ना। वो चाइना के बारे में कह रहा था, चाइना को ग्लोरीफाई कर रहा था कि अभी सी जिनपिंग जो हैं वो तीसरी टर्म उनको मिल गई है, तो अब मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ताइवान पे कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो जो थी ना, वो बात मज़ेदार थी नहीं, वो काम की थी नहीं। अब आप इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो कई जो लोग पढ़ाते हैं ना आपको, आप देख लेना उनके एडिटोरियल, वो इन टॉपिक को दिखाएंगे ही नहीं आपको कि ये काम का ही नहीं था। आज के एडिटोरियल में ये 2 टॉपिक काम के थे, बस वो 2 ही दिखाएंगे आपको। बट मेरा क्या होता है ना कि मैं दिखाऊं आपको 5 या 6, ठीक है, आपको सबका कॉन्टेक्स्ट बता दूं और उसके बाद जो काम का है वो पढ़ा दूं पीडीएफ बना के, उसके नोट्स भी दे दूं। मेरा अप्रोच ये होता है, ठीक है। हाँ, उसमें जो एक मुझे पता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखती है, वही दिखती है कि मेरा फोटो बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। ये बस आपको एक इशू है, मैं जानता हूँ आपका, तो वो एक दिक्कत आपको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो रही है। बट उसको यार छोड़ दो, उसको रहने दो, ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान मत दो, बिकॉज ऐसा तो रहेगा, देखो यार, ठीक है। अच्छा हमें कंटेंट चाहिए, ना कि फोटो वोटो बाद में देख लिया करो यार। मैं तो और भी सेशंस लेके आने वाला हूँ, छोटे करंट अफेयर के वीडियो, जिसमें मेरा साइज इतना ही छोटा होगा या तो होगा ही नहीं, ठीक है, ताकि वो मतलब मैं आपको जो नॉलेज देना चाह रहा हूँ ना वो दी जाए। ये सब सिस्टम सेटअप के अंदर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, ये चला वो चला, ये चला वो चला। बाकी वीडियो हमारी जो नॉर्मल होगी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, वो हम करते ही हैं, है ना। ये मेरा कहना है आपसे, ठीक है ना। तो वो आपकी मैं बात कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर देखो यार, न्यूज़पेपर ज़रूरी है भाई, है ना, न्यूज़पेपर ज़रूरी है। मेरा एडिटोरियल देखने के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है, द हिंदू का। और थोड़े दिन में मैं रुक जाओ, मैं पूरा द हिंदू कराया करूंगा। तो मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आप आधे घंटे में यूं न्यूज़पेपर को फेंक दोगे निकल पूरा करके, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा, यार मजा आ गया यार, सर ने पढ़ाया, पढ़ लिया हमने, है ना। नहीं तो वो आपके मन में ना वो हमेशा एक भावना रहती है, यार हम पढ़ तो नहीं रहे हिंदू, पढ़ तो नहीं रहे हिंदू। और ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, वो कह रहे हैं यार नहीं आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन मैंने आपको बताया ना ये हमारी विडंबना है भाई। इसको आयरोनी कह दो आप कि हम आज भारत देश में रहते हैं जिसकी हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, परंतु फिर भी हम किस भाषा में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में। और देखो अगर आप सही में यूपीएससी, देखो यार आप रेशियो निकाल लो यार,
ये तो इस बार रवि याग था, वो एक्सेप्शनल कैंडिडेट था यार, बहुत मेहनत की है बेचारे ने, तब जाके उसकी रैंक 18 आई है। नहीं तो टॉप 50 के अंदर में कितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहो, जैसे मैंने किया अपने आप को। भाई मैं भी हिंदी मीडियम से था, कहो तो सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, मैं प्योर हिंदी मीडियम से हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी हूं, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं, आई इवन डोंट नो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मुझे ये भी डिक्शनरी देख के पता चला था। बट बात वही है ना कि मैंने अपने आप को, जो मेरा एटीट्यूड था कि यार नहीं यार, अब सोच लिया, अब मैं करूंगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर फॉर मी, और ये सोसाइटी की नॉर्म है, मुझे हिंदी आती है बट आई विल लर्न द इंग्लिश, मैं ये भी सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिजिड मत बनो अपने आप पे, रिजिडिटी मत लेके आओ, अपने आप को सीखो यार। राजा राम मोहन राय से, भारत के ये आदमी तो पता नहीं कितनी भाषा जानते थे, सीख लो यार, ठीक है। मैं मानता हूं प्रॉब्लम है, चैलेंज है, बट सीखो ना। जब आपको सिखाने वाला है यार कोई, मैं खड़ा हूं ना, मैं आपके साथ। डरना तो तब होता है जब कोई ना हो। मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, धीरे धीरे अभी एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल के बाद में हम क्या करेंगे, आपका द हिंदू पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा क्या करेंगे। तो जब मैं आपको मान लो सुबह सुबह सेशन करा दूं, उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार। एंड देखो, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया ना आपके पढ़ते टाइम पे, यार मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस हूं मैं यार, मैं कर लूंगा यार, तो फिर आधी चीज खत्म हो जाती है। और अगर आप पढ़ रहे हो एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपको मतलब आ नहीं रही अंदर से यार कि पता नहीं क्या चल रहा है यार, ठीक है, पता नहीं मैं इससे कर भी पाऊंगा। जब तक वो चीज आएगी ना दोस्त, वो चीज आएगी ना, वो जो डाउटफुल सिचुएशन रहेगी, जब तक आपको अपने पे कॉन्फिडेंस, तब तक आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। अगर इस बात में मैं गलत कह रहा हूं तो आप खुद बता दो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, छोटी छोटी। जो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपके ऊपर जो विश्वास है, वो आपको ना एक अलग शक्ति देगा, एक अद्भुत शक्ति देगा, और आपका देखोगे एफर्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज माय ओनली बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड स्टार्टिंग दैट हिंदू एडिटोरियल, और उसको उस फॉर्मेट में। बाकी देखो, आप लोगों का गुलाम हूं मैं भाई, जैसे आप बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही के लिए करता हूं। आप कल को बोलोगे सर ठीक है ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो मैं वैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल को आप बोलो सर हमारे घर पे आके पढ़ाओ, तो मैं वो भी करने को सोच सकता हूं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा आप समझो इस बात को, ठीक है। मैं उसका थोड़ा पैटर्न और इंप्रूव करूंगा। जैसे अभी हमारी फोटो बिल्कुल साइड आती है, मैं कोशिश करूंगा पीपीटी के अंदर ही एक जगह और छोटा सा वहीं पे फोटो आ जाए, थोड़ा बड़ा दिखे, अच्छा दिखे, ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मास्टर यही है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, कोरियोलिस इफेक्ट और सितरंग। इसके अलावा दोस्तों देखो, प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा, देखो नॉर्मल बात है, आपसे पूछा सकता है कि रिसेंटली फ्यूजीवारा इफेक्ट इज इन द न्यूज। क्या होता है फ्यूजीवारा इफेक्ट, फ्यूजीवारा इफेक्ट में कितने टाइप बनते हैं, ठीक है, वो सारी बात आपसे पूछी जा सकती है। कितने बार तरीके का होता है फ्यूजीवारा इफेक्ट, टाइफून क्या होता है, कहां पे टाइफून बनते हैं, साइक्लोन कैसे बनते हैं, एक ही बात है। एंड साथ साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन पे, दोनों पे मेरी वीडियो है यार, बस आपको सर्च करना है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डाल के आप सर्च कर लो, ठीक है। सर क्या बुक एनसीईआरटी कंप्लीशन मैं कराऊंगा यार, मैं कह रहा हूं 1 तारीख तक रुक सकते हो। अभी आज कितनी होगी, आज होगी 28 तारीख है ना, 29, 30 2 दिन है। 1 तारीख को मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी 2 जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, और एक किताब भी शुरू कर रहा हूं ज्योग्राफी की, ठीक है। और क्या करोगे यार, 1 तक तो सरप्राइज तुम खत्म कर दोगे यार, ठीक है। 1 तारीख को मेरे साथ 2-3 लोग और आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, टीम बन रही है, ठीक है, अपना शुरू कर रहे हैं। आज ही अनाउंस कर दूंगा, थंबनेल आपको दिख जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें भी यार साथ दो। देखो आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैं कुछ भी करूंगा ना, यू आर द मोटिवेशन फॉर दैट। अगर आप उसमें मेरा साथ दोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करोगे, विल डू थिंग्स, ठीक है। 2-3 लोग आ रहे हैं हमारे साथ, आज फाइनल अप्रूवल हो गया, ठीक है। तो कल मैं आपको थंबनेल बना के, इवेंट बनवा के भी दिखा दूंगा, एंड वी विल लॉन्च दैट, ठीक है। एकदम फाड़ ओपनिंग करेंगे, तगड़ा काम करेंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ओ मैन इट्स ओके चिल। अगला टॉपिक है दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इन क्राइसिस। दार्जिलिंग टी भारत की तरफ से पहली ऐसी वस्तु थी जिसको जीआई टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। आपको पता है दोस्तों, भारत के अंदर में हम चाय उगाते हैं, ठीक है, और चाय के मामले में जो दार्जिलिंग टी है ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी की चाय होती है। ज़्यादातर जो दार्जिलिंग टी होती है वो हम बेच देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखो भारत के अंदर में जो हमें चाय मिलती है ना, ठीक है, जो आप नीरज चाय, ये चाय, वो चाय जो सामान्य घरों में बनती है यार, वो थर्ड क्वालिटी की चाय होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम अनअकैडमी में काम कर रहे थे ना, तो अनअकैडमी में क्या होता है ना, समय समय पे हमें गिफ्ट आते हैं, ठीक है। जैसे टीचर्स डे पे कुछ मिल गया,
तो मैंने देखा है ज़्यादातर जो है ना अकेडमी चाय के जो वो है ना वो देती है हमें, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तब मैंने देखा यार चाय की इतनी वैरायटी है यार, और जो चाय वो आती है ना उसमें एक अलग सा एरोमा होता है, अलग से फ्लेवर होते हैं। अभी मेरे पास एक है, पता नहीं कौन सी चाय है, ठीक है, वो रोज़ टी वगैरह करके कुछ ऐसी है यार, क्या ज़बरदस्त चाय है भाई साहब। वो चाय पी लो मज़ा आ जाता है। एक नॉर्मल चाय मैं घर पे पी के आया था इस बार, मैंने उसमें सारा आइटम कूट कूट के डाल लिया, ठीक है। मेरी मम्मी से 2-4 मैंने गाली भी खाई। संडे था, मैंने वो तुलसी के पत्ते तोड़ लिए, बहुत मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा कि संडे को नहीं तोड़ते ये वो, मतलब पूरा लेक्चर सुना, लेकिन उसके बाद भी चाय में वो मज़ा नहीं आया। तो मैं वही बता रहा हूँ, दार्जिलिंग टी के अंदर एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग एरोमा होता है, ठीक है। और इसीलिए हम इस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाहर बेच देते हैं और इससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। अब हुआ क्या है दोस्तों, दार्जिलिंग जो टी है, ठीक है, इसके अंदर में जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो लेबर है वो ज़्यादा मतलब पैसे लेने लग गए हैं, ठीक है। उनका जो ट्रेड यूनियन वाले हैं ना, उन्होंने अपनी पगार बढ़वा ली है। तो जो गार्डनर, जो टी स्टेट के मालिक है ना, तो उनको यार कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से हटा दिया है। तो जो ये दार्जिलिंग टी स्टेट है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा क्राइसिस में चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके साथ वो क्या है, 2017 के अंदर में ना ये दार्जिलिंग वाले एरिया के अंदर में ना प्रोटेस्ट हुई थी, गोरखालैंड की डिमांड हो रही थी, ठीक है। जो नॉर्थ बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का हिस्सा है ना, वो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे थे 2017 के अंदर। 6 महीने ना बिल्कुल काम ठप पड़ा रहा था, किसी ने कुछ किया नहीं, चाय की पत्ती ना तोड़ी भी नहीं थी वहां से। तो उस टाइम पे जो हमारा टोटल टी प्रोडक्शन था वो बहुत गिर गया, है ना, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे थे। तो जो हमसे खरीदते थे उन्होंने क्या किया, दूसरे चाय को देख लिया कि ठीक है भाई, यहां से नहीं तो दूसरी चाय। और उस समय भारत के लोगों ने भी क्या किया, नेपाल से, क्योंकि नेपाल में भी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, नेपाल से सस्ती चाय आती थी, उसको लेके दार्जिलिंग टी के नाम पे भर भर के उन्होंने बेच दिया। अब क्या हुआ है दोस्तों, उससे मार्केट जो है वो खराब हो गई है दार्जिलिंग टी की। आप सोचो, दार्जिलिंग टी के नाम पे आप सस्ती वस्ती चाय बेचोगे तो मामला खराब होगा ना। तो सबसे बड़ा जो खतरा है कि दार्जिलिंग के अंदर में जो टी प्रोडक्शन हो रहा है उससे सस्ता क्या पड़ रहा है कि आप नेपाल से चाय ले आओ, इंपोर्ट कर लो और उसको पैक करके बेच दो, ठीक है। वहाँ पे भी सेम तरह की कंडीशन है, ऑल्दो क्वालिटी वो नहीं होती, दार्जिलिंग टी की जो क्वालिटी है, जो अरोमा है, जो टेक्सचर होता है वो नहीं होती। बट नेपाल की चाय जो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, वहाँ लेबर कॉस्ट कम है, वहाँ पे स्टैंडर्ड भी कम फॉलो किए जाते हैं। अब दार्जिलिंग टी के स्टैंडर्ड्स भी हम बहुत सारे, इसको अलग अलग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेपाल से आ रही है सस्ती, भरे डब्बे में बेचती, ठीक है। अब बाहर वाले लोग भी समझ गए कि ये भी हमें डब्बे में बेच के दार्जिलिंग टी के नाम पे चेप रहे हैं, हम वहीं से दार्जिलिंग सस्ती चाय खरीद लेंगे। तो जो नेपाल से जो सस्ती चाय आ रही है दोस्तों, उससे दार्जिलिंग की जो टी इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से मतलब एकदम स्टैंड होल्ड पे आ गई है, रुक सी गई है यार, ठीक है। मामला एकदम ऐसा हो गया कि यार अब क्या किया जाए, दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो सरकार से बात गई है सरकार के पास, तो सरकार ने कहा है कि भैया जो टी स्टेट के ऑनर है ना, तो टी बोर्ड ने कहा है कि ये तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दार्जिलिंग के अंदर में 55,000 लोग हैं जो इस टी स्टेट में काम करते हैं, टी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अगर ये कोलैप्स कर गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भारत का आता है, फॉरेक्स आता है, इससे वो खत्म हो जाएगा। तो अभी सरकार ने कहा है कि ठीक है भाई, हम 100,000 करोड़ का, ठीक है, टी जो यहाँ पे है स्टेट हैं उनको हम क्या देंगे, एक पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। टी बोर्ड ने कहा है, अनाउंस किया है, ताकि हम दार्जिलिंग की जो टी इंडस्ट्री है इसको क्राइसिस से क्या निकाल सके। आप मेरी बात समझे, दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इज इन क्राइसिस नाउ एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस क्राइसिस इज द, ठीक है, जो सस्ती चाय आ रही है कहां से दोस्तों, नेपाल से, पहला रीजन। और दूसरा, जो भारत के अंदर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो। और तीसरा, जो 2017 के अंदर में जो स्ट्राइक हुई थी लगभग 6 महीने की, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा टी प्रोडक्शन कमजोर पड़ गया था। तो जो हमारे बायर थे, जो हमसे चाय खरीदते थे, उन्होंने बाकी की जगह ढूंढ ली, सस्ती सस्ती जगह, जहां से वो चाय मंगवाने लगे। सो दीज आर द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारा जो टी एक्सपोर्ट है दोस्तों वो गिर रहा है, और दार्जिलिंग टी जो है ये क्राइसिस के अंदर में आ गई है। मेरी बात अगर समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, चल छैया 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 छैया, फटाफट से सारे बच्चे। जो बच्चे आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने दोबारा से आंसर राइटिंग वाला इनिशिएटिव अपना शुरू कर लिया है। आज रात को भी 11:30 बजे मैंने क्लास रखी है, क्वेश्चन भी रखा है मैंने, ठीक है, जो कल मैंने उसमें दिया था आपको, ठीक है। पहला जो टॉपिक था हमारा कल के जो है करंट अफेयर के अंदर में, याद हो आपको, चाइना जो अभी उसने इंडियन ओशन रीजन की एक समिट कराई है ना, तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था, तो उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। रात को 11:30 बजे लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़े रहो। तो उसमें आके बात करना कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अब हर आंसर राइटिंग का एक पैटर्न नहीं होता, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर राइटिंग का जो वो है वो बदलता है।
दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इन क्राइसिस, दार्जिलिंग की टी इंडस्ट्री है वो क्राइसिस के अंदर है। तो ये आया हुआ टॉपिक है दोस्तों कि व्हाई इज द दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इन द क्राइसिस, द हिंदू के अंदर में बेसिकली टॉपिक आया हुआ है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर पढ़ेंगे। जीएस पेपर 3 में हम पढ़ते हैं मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं, वेरियस पार्ट इन द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन एंड द इरिगेशन सिस्टम। तो जीएस पेपर 3 यानी कि इंडियन इकोनॉमी का भाग है दोस्तों, ये कोई बात नहीं, बढ़िया है। इंडियन टी हैड नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ ग्लोबली एंड दैट वन ऑफ इट्स की ब्रांड दार्जिलिंग टी वाज अंडर द एक्यूट स्ट्रेस। देखो हमारी जो चाय है, ठीक है, दार्जिलिंग टी फेमस जरूर है, लेकिन आज अगर हम देखें दुनिया के अंदर में टी एक्सपोर्ट के अंदर जो लीडर कंट्री है वो है कौन? चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे कौन है? श्रीलंका, तीसरे पे केन्या, भारत चौथे 5वें पे आता है, ठीक है, टी एक्सपोर्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो हम टी इंडस्ट्री के अंदर में ना कोई अपनी एक ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड नहीं बना पाए हैं कि पूरी दुनिया में वही बिक रही हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हमारी एक ब्रांड है दार्जिलिंग टी, बट वो भी अभी क्या चल रही है दोस्तों, अभी स्ट्रेस के अंदर है, एक्यूट प्रेशर है उसके ऊपर। प्रेशर क्यों है मैंने बताया, इसीलिए जो हमारा टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने 1000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज की बात की है केंद्र सरकार से कि भाई अगले 5 साल में ना 1000 करोड़ का पैकेज जो है वो इस इंडस्ट्री को दिया जाए। दार्जिलिंग टी जिसको चैंपियन ऑफ टी कहते हैं हम, दार्जिलिंग चाय को ना चाय की चैंपियन कहा जाता है। 2004 में इनको पहली अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जीआई टैग मिला था इसको, और ये पहले थे जिनको इस प्रकार का जीआई टैग दिया था। फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था, ठीक है, जिसको क्या मिला था दोस्तों, जीआई टैग जो है वो मिला था कब दोस्तों, 2004 के अंदर में। भारत के अंदर में कह रहा है कि दार्जिलिंग में ना 87 टी गार्डन्स हैं अभी दार्जिलिंग के अंदर में, जिनमें लगभग 55,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन किलोग्राम ऑफ टी जो है यहां से क्या हो रही है दोस्तों, प्रोड्यूस हो रही है दार्जिलिंग से। और ज्यादातर जो इसका भाग है वो मैंने बताया दोस्तों, अच्छी चाय है तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ अ लॉट ऑफ गार्डन इन द हिल्स हैव चेंज्ड हैंड because of the owner were reeling under the higher cost of productions and the other issue। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में कह रहे हैं दोस्तों इस बागानियों के मालिक जो है ना वो बदल रहे हैं, ठीक है, मालिक जो है ना वो लगातार बदल रहे हैं, वो छोड़ के बेच के जा रहे हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं वो, ठीक है। और इससे यार संकट साफ साफ दिख रहा है दार्जिलिंग टी प्रोडक्शन के ऊपर में। इसी से निपटने के लिए 1000 करोड़ का पैकेज और 5 साल की बात यहाँ पे की गई है। अब कह रहे सर सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा है कि नेपाल के जो गार्डन है उससे सस्ती चाय आ रही है। सब स्टैंडर्ड चाय जो है दोस्तों वो नेबरिंग कंट्री से आ रही है, स्पेशली कहां से, नेपाल से। और इसी लिए भारत की जो चाय इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या हो रही है, विशेष रूप से इससे घटिया हो रही है, प्रभावित हो रही है। पड़ोसी देशों विशेष रूप नेपाल से घटिया चाय का निर्बाध और आसान प्रवाह हो रहा है, भारत के चाय उद्योग को खतरे में डाल रहा है। The inferior quality of tea from Nepal was being imported and then sold re-exported as a premium Darjeeling tea। कह रहा है कि हम inferior quality की जो घटिया चाय है ना, ठीक है, वो आयात कर रहे हैं और फिर प्रीमियम दार्जिलिंग चाय के रूप में उसे बेचा जा रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको निर्यात कर रहे हैं। तो ऐसा होगा तो यार घटिया काम करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रभाव तो मिलेगा ना। देखो यार अगर आप क्वालिटी खराब करोगे, ठीक है, अगर आप क्वालिटी खराब करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपको भुगतना तो पड़ेगा ना भाई। तो नेपाल से सस्ती चाय मंगवा रहे हैं, उसको दार्जिलिंग टी के नाम पे बेच रहे हैं, दिक्कत तो होगी ना। तो इसी वजह से दोस्तों पकड़े जाओगे यार एक ना एक दिन। अभी नेपाल से जो चाय आ रही है सर, इसको क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? देखो नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, फ्रेंडली नेशन है हमारा, तो बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। साथ साथ दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर ट्रीटी साइन हो रखी है। तो कई सारी जो बेसिक गुड्स है ना, जैसे चाय वाई बेसिक गुड्स के अंदर आती है, तो इनका इंपोर्ट फ्री, ड्यूटी फ्री इनका इंपोर्ट होता है, ठीक है, कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए ये चाय नेपाल वाली और सस्ती हो जाती है इंडिया में, क्योंकि नेपाल जो है वो इतना अमीर देश नहीं है ना, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम है, तो वहां से सस्ते में चाय बन के भारत आ जाती है। ऑल्दो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन सेम है, लेकिन दार्जिलिंग टी का जो टेक्सचर और अरोमा होता है ना वो यार वो अलग है। फिर यहाँ पे जब हम बनाते हैं दार्जिलिंग टी के नाम से तो कई सारे प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है, स्टैंडर्ड सेट होते हैं, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है, नेपाल के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर से हमने क्या कर रखा है, ट्रीटी कर रखी है, एक संधि कर रखी है जापान के नेपाल के साथ, तो जितना भी जो बेसिक गुड्स है वो इंडिया में आ रही है बिना किसी कोटा रिस्ट्रिक्शन के। ऐसा भी नहीं है कि आप पे कोटा, आप इतनी किलो ही चाय मंगवाओगे ना, कोई कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो धड़ल्ले से आ रही है। और वो सस्ती चाय दार्जिलिंग टी के नाम पे मिलावट करके ब्रांड बना के हम बेच रहे हैं उसको, ठीक है, तो मिलावट का तो माल पकड़ा ही जाएगा इन एक दिन। तो इसी से प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। टोटल टी इंपोर्टेड फ्रॉम नेपाल इन 2020-21 वाज एक 10.74 मिलियन किलोग्राम,
ड्यूरिंग द सेम पीरियड हमारा जो टोटल टी इंपोर्ट था दोस्तों वो था 27.75 मिलियन किलोग्राम। नेपाल विच शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन एंड टेरेन प्रोड्यूस टी एट अ लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ लेस इनपुट कॉस्ट। उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है, पर्टिकुलरली जो लेबर है और फ्यू क्वालिटी चेक्स है उसकी वजह से। ठीक है, यहां पे आप ध्यान दो, नेपाल जो समान जलवायु परिस्थिति और इलाके को साझा करता है, कम लागत में चाय का अच्छा उत्पादन यहां से होता है, क्योंकि कम लागत में यहां पर क्या होता है दोस्तों, कम लागत में ये चाय जो है यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि लेबर का कॉस्ट कम है, कम गुणवत्ता के केंद्र है वहाँ पे ठीक है, तो उनकी गुणवत्ता जांच उतनी नहीं होती, तो वो सस्ते में हमें मिल जाती है। इवन दो द क्वालिटी इज नो मैच, कह रहा क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, कहाँ दार्जिलिंग टी और कहाँ नेपाल वाली चाय सस्ती है, सब स्टैंडर्ड है, घटिया है, बट फिर भी इससे दार्जिलिंग टी को क्या है, एक बड़ा खतरा है। खतरा बस यही है, देखो अगर दार्जिलिंग टी और ये कंपटीशन में होते, एक तरफ दार्जिलिंग टी बेच रहे हो, एक तरफ नेपाल की घटिया चाय बिक रही है जो आ रही है वहाँ से, तो अगर कोई पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दार्जिलिंग टी को ही लेगा, क्योंकि बढ़िया फ्लेवर है उसका। लेकिन हो क्या रहा है, आप दार्जिलिंग टी के अंदर में है वो नेपाल वाली सस्ती भर के भेज रहे हो, तो आपको लग रहा है यार इसका भी वही टेस्ट है, इसका वही टेस्ट है। ठीक है, क्यों ये महंगी वाली रही, यही पी लेते हैं। ठीक है, उसमें सस्ती चाय ठूस के हम बेच रहे हैं उसको, तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ठीक है, ये तो ठीक है भाई, द इन्फ्लक्स ऑफ टी फ्रॉम नेपाल तो है, ये तो है ही है। ये 2017 में ही आपका पहली बार इसने तूल पकड़ी थी, नेपाल से जो ये सस्ती चाय आई थी ना 2017 में बढ़ी थी। इसका रीज़न क्या है, 107 दिन वहाँ पर स्ट्राइक रही थी, एजिटेशन रहा था, पूरा का पूरा शटडाउन रहा था दार्जिलिंग हिल एरिया, क्योंकि वहां पर दोस्तों प्रोडक्शन पूरा का पूरा बंद हो गया। 2017 की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, जून से लेके सितंबर 2017 तक किसी ने भी दार्जिलिंग टी का एक पत्ता नहीं तोड़ा, पूरा का पूरा ऐसा ही पड़ा रहा था। क्योंकि जो एक स्ट्राइक जो हुई थी वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड चाहिए, हमें एक गोरखालैंड चाहिए भाई, और इसीलिए वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी डिमांड कर रहे थे। 2017 में जो प्रोडक्शन ऑफ दार्जिलिंग टी है, इट वॉज हिट अ लो ऑफ 3.2 मिलियन केजी। ठीक है, इसीलिए 2017 में जो चाय का उत्पादन है वो दार्जिलिंग टी का वो 3.21 मिलियन तक चला गया। अब सोचो, डिमांड तो उतनी है, प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, लोगों की डिमांड तो आएगी। अब जब आप सप्लाई पूरी नहीं करोगे, ऐसे में भाव भी बढ़ा दिए होंगे इन्होंने, फिर सप्लाई पूरी नहीं कर पाओगे तो ऑलरेडी वो तो फिर कुछ दूसरा देखेंगे ना जुगाड़। फिर टेस्ट वाली बात होती है यार, ठीक है, टेस्ट वाली बात होती है कि ठीक ठाक बैठ गया तो फिर आप दूसरे से ही लेने लग जाते हो सिस्टम। सिंस अ सब्सटेंशियल मार्केट ऑफ द दार्जिलिंग टी इज एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टर स्विच टू द चीपर वैरायटी ऑफ द टी। भाई ज़्यादातर जो है हम दार्जिलिंग टी को क्या करते थे, निर्यात करते थे ना, तो अब वो दूसरी किस्मों की चाय जो है वो मंगवाने लग गए हैं। टी प्लांटर एंड इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स एडमिट दैट टी इंडस्ट्रीज इन दार्जिलिंग हैज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट डैमेज इनकर्ड इन 2017। और कह रहा है कि जो चाय बागान के मालिक और जो उद्योग विशेषज्ञ हैं ना चाय के, वो मानते हैं कि 2017 में जो झटका लगा था ना, हम इससे उभर ही नहीं पाए हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, ठीक है, कि जितना भी हिली एरिया है दार्जिलिंग के अंदर ऑलरेडी उसके ऊपर हम चाय उगा रहे हैं, तो अगर हम चाय के बागान को एक्सपेंड करना चाहें तो हमारे पास स्पेस नहीं है, कहाँ एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हम जो चाय के बागान हैं उनको हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का भी एक अपना फैक्टर है दोस्तों, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव है। टी प्रोडक्शन इन दार्जिलिंग विच यूज टू बी अराउंड 10 to 12 मिलियन केजी डिकेड बैक नाउ स्टैंड्स एट 6.87 मिलियन केजी। सोचो आप यार, आज से मतलब अगर मैं बात करता हूँ कुछ साल पहले की, तो एक सीजन के अंदर हम 10 से 12 मिलियन केजी जो है चाय हम जो है निकाल रहे थे, बट अब वही घट के 6.87 मिलियन केजी हो गया। द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इज ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर विच इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइनिंग यील्ड्स एंड हाई एब्सेंटिज्म ऑफ द वर्कर, है ना। कह रहे उत्पाद में गिरावट कई कारणों से आई है, क्लाइमेट चेंज से पौधे पर भी प्रभाव पड़ा है, उसकी उत्पादन क्षमता में भी प्रभाव पड़ा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से लोग वर्कर जो हैं वो भी प्रभावित रहे हैं, वो भी छुट्टियां मारते हैं, वो भी नहीं आते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस कलेक्टिव होके जो है इसके ऊपर में प्रभाव डाला है। इसके अलावा दोस्तों, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, अब ऐसी बात नहीं है जो नेपाल वाली चाहे इसका समाधान तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है पार्लियामेंट के अंदर, उसने सरकार को रिकमेंड किया कि जो नेपाल के साथ में इंडो नेपाल ट्रीटी है ना, इसको रिविजिट करो, इसको दोबारा देखो यार, ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिक्ट करो कि वहाँ पे भाई जो आपकी चाय आ रही है उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट रिव्यू एंड revisit the Indo-Nepal Treaty for incorporating stringent requirement for certificate of origin on tea import from the Nepal।
संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार नेपाल के चाय के आयात पर उत्पत्ति के प्रमाण पत्र के लिए कठोर आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए भारत नेपाल संधि की समीक्षा करे। पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था एंड अब मैंने आपको कंटेंट हिसाब से भी दिखा दिया है। अब मुद्दा आता है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम रिलेटेड सर्च के ऊपर। क्या सर इससे पढ़ना चाहिए? देखो सबसे पहले तो आपको दोस्तों इसमें जीआई टैग की बात हुई है, तो यार एक बार जाके ना आप रिलेटेड सर्च पे देख लो। अब आज एक बच्चे का मेल आया था कि सर रिलेटेड सर्च जो है क्या उनके ऊपर हम नोट्स बनाने होते हैं? हाँ यार बना लो। पहले एक स्टूडेंट थी हमारी, वो बनाती थी, वो शेयर भी करती थी मेरे साथ, आजकल पता नहीं वो खुद ही गायब हो गई है, तो उसके नोट्स भी गायब हो गए। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही दे देता आपको, बट वो खुद गायब हो गई है, तो अभी नोट्स आते ही नहीं थे, है ना। तो वो वाली बात है। तो जीआई टैग ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के, और नोट्स नहीं यार, जीआई टैग हमने पहले पढ़ाया हुआ है, बस वहाँ से चीज़ों को निकाल के यहाँ समझ लेनी है बस, ठीक है। जीआई टैग क्या है? टी प्लांटेशन। देखो जैसे क्या होता है आपके लैपटॉप जो आप ऑब्वियस ही बात है, क्लास देखने के लिए आप लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हो, तो एक फोल्डर एक वो होता है, गूगल कीप कहते हैं उसको। तो मैं अपने नोट्स सारे ना गूगल कीप में रखता हूँ। अब क्या हुआ, जैसे मान लो मुझे जीआई टैग पे देखना है, तो उसमें सर्च का ऑप्शन होता है, बस मैं जाके उसमें क्या डाल देता हूँ, मैं उसमें डाल देता हूँ उस गूगल कीप के उसमें सर्च का वाला जो फोल्डर होता है ना, मैं डाल दूंगा जीआई टैग। तो जीआई टैग एक शब्द भी जहाँ जहाँ लिखा है ना, वो सारे के सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं मेरे सामने, तो मेरे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप मेंटेन कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज तो फिर अगर आपके पास कॉपी वाली बात है तो भी आप कर सकते हो। टी प्लांटिंग इन इंडिया आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री के बारे में, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, वर्तमान में जो इसमें क्राइसिस हो रहे हैं उनके रीज़न क्या है, कारण क्या है, ठीक है। ये नेपाल के चाय गार्डन से क्या थ्रेट है, और साथ साथ में जो ट्रीटी ऑफ ट्रेड है जो नेपाल के साथ है हमारी, इससे क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर दोस्तों? प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, 2018 में ना, 2018 में यूपीएससी ने पूछा था ये सवाल, 2018 के अंदर 2018 में सवाल आया था। इंडिया एनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। कह रहा है कि भारत ने जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो कानून बनाया था, अपनी पार्लियामेंट में कानून पास किया था जिसका नाम था गुड्स रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन एक्ट 1999। कह रहा है वो हमने क्यों किया था, हमने अपनी कौन सी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए हमने इसको साइन किया, ये जो कानून था वो बनाया था 2018 में। यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, जल्दी बता दो क्या सही है और क्या गलत है, फटाफट एवरीबडी प्लीज जल्दी बताएंगे, सारे के सारे बच्चे इसको बताएंगे, फटाफट बताओ जल्दी से एवरीबडी। डी कह रहे हो? WTO, बहुत बढ़िया यार। हाँ WTO के लिए किया था हमने, जो WTO के जो हमारे रूल्स हैं ना उनसे कंप्लाई करने के लिए हमने ऐसा किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही है। अच्छा दोस्तों ये ऑफर चल रहा है, आपको पता ही है, जिन बच्चों को लेना है 18 महीने का, ये 30 तारीख तक रहेगा भाई, ये 30 नवंबर तक है, तो दिस इज लाइक कभी कभी ऑफर आने वाली बात होती है, वो है, तो ले सकते हो आप। अगला जो टॉपिक है वो है PSLV C54। अभी हमने क्या किया, PSLV C54 से कल यानी कि संडे को, कल ही इस टॉपिक को मैं बनाने वाला था, बट ऑलरेडी कल 10 टॉपिक हो गए थे यार, तो फिर जगह नहीं बची, तो मैं कहा यार छोड़ो यार इतना ही रख लेते हैं, नहीं तो फिर बिना मतलब में ना बहुत बड़ा हो जाएगा सिस्टम। तो ये कल हमने ना कई सारी सैटेलाइट जो है ना वो हमने क्या की थी दोस्तों, लॉन्च की है, किसके माध्यम से, हमारा जो पुराना वर्क होर्स है जिसको हम बोलते हैं PSLV, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमने कई सारी सैटेलाइट जो है यहाँ पे लॉन्च की है, और मैं चाहूँगा उन सैटेलाइट्स के बारे में एक बार देख ले, ठीक है, कौन कौन सी सैटेलाइट है। एक तो हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है, उसके अलावा हमने जो है अगर मैं बात करूँ आपका, तो इसरो ने भूटान को बना के दिए नैनो सैटेलाइट, 2 पेलोड उसके थे, जिससे भूटान अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रैक कर पाएगा, है ना। तो कई सारी सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, तो बस एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी सैटेलाइट है। बाकी PSLV के बारे में तो आप जानते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है PSLV, ठीक है, ये 3rd जनरेशन का हमारा लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम सक्सेसफुली जिससे हम लॉन्च करते हो। ये इसरो का मतलब एक ऐसा है कि जिस पे हमें भरोसा है, ठीक है, एनी टाइम वी कैन यूज़ दिस, बहुत बढ़िया है। तो PSLV C54
PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 नैनो सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट। तो जो 8 नैनो सैटेलाइट है उसके अंदर इसरो की नैनो सैटेलाइट है 2 भूटान के लिए जो हमने बनाई थी, उसके अलावा आनंद, उसके अलावा एरिस्टोकैट, इसके अंदर 4 सैटेलाइट थी और 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट थी। तो कुल मिला के ये सारी सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई है। कब दोस्तों? कल की बात मैं बता रहा हूं, कल ये द हिंदू में आया हुआ था, तो ये हमने लॉन्च किया था। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड स्पेस कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ स्पेस एजेंसीज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-54 इसरो ने सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट कल लॉन्च किए हैं। बस आपको ना यही याद रखना है कौन कौन सी सैटेलाइट थी। वैसे तो मैं डिटेल से पूरा पढ़ाऊंगा, बट आप जब ये करोगे ना तो आप सिर्फ सैटेलाइट के बारे में याद रखोगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-06 ये लॉन्च की हमने। 2 नैनो सैटेलाइट भूटान के लिए हमने बनाई थी, इसरो ने बनाई थी, जिसको हम बोल रहे हैं INS-2B। INS 2 सैटेलाइट है, इंडिया ने की है, इंडिया ने लॉन्च की है, ठीक है। 2 सैटेलाइट थी और किसके लिए थी? भूटान के लिए, तो INS-2B। इसके अलावा आनंद एक है हमारी पास, एस्ट्रोकास्ट 4 सैटेलाइट इसकी थी और 2 हमने थाईबोल्ट सैटेलाइट जो है ये लॉन्च की थी। तो ये कुल मिला के हमने सैटेलाइट कल लॉन्च की है। अब ये PSLV क्या है तो आपको पता है दोस्तों 3rd जनरेशन का, इसके बाद 4th जनरेशन आ गया है GSLV, ठीक है। क्या आ गया है दोस्तों? GSLV। इससे पहले क्या था? इससे पहले भी 2 और थे, ठीक है, उनका मेरे को नाम याद नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। तो ये भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसके अंदर हमने क्या किया था दोस्तों? लिक्विड स्टेज जो है वो हमने इंडक्ट किया था। पहला सक्सेसफुल लॉन्च हमने इससे किया था दोस्तों 1994 के अंदर, और तब से अब तक दोस्तों हमारे लिए ये बहुत तगड़ा एक मतलब वर्क होर्स रहा है। इसने लगातार 39 मिशन जो है हमारे लिए लॉन्च किए हैं सक्सेसफुली 2017 तक। 39 सक्सेसफुल बैक टू बैक मिशन इसने लॉन्च किए हैं 1994 से लेकर 2017 तक। दोस्तों इस व्हीकल ने कुल मिला के 48 इंडियन सैटेलाइट को, साथ ही साथ में 209 सैटेलाइट जो हमारी कस्टमर सैटेलाइट थी जो बाहर देशों के थे, उनको इन्होंने अलग अलग ऑर्बिट के अंदर में प्रक्षेपित किया। आप मेरी बात समझ रहे हो? टोटल कितनी थी? टोटल 209 बाहर के देशों की और बाहर के कस्टमरों की, और 48 जो है वो इंडियन सैटेलाइट जो है इनको इन्होंने अंतरिक्ष में रखा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर इसका महत्व क्या है। तो देखो यार, ये सबसे इसरो का लॉन्गेस्ट मिशन है, मतलब ऐसा सबसे लंबा हमने इसको यूज किया है और सबसे भरोसेमंद है भारत के लिए, इसरो के लिए ये। फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो यूज 2 ऑर्बिट चेंजर थ्रस्टर। पहली बार हमने एक ही लॉन्च व्हीकल से 2 अलग अलग ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मतलब एक ही मिशन गया लेकिन सैटेलाइट को 2 अलग अलग ऑर्बिट में फेंक के आया है, ठीक है। तो ये भी हमने किया है। द मिशन प्लेस सैटेलाइट इनटू 2 डिफरेंट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसके द्वारा हमने 2 डिफरेंट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में इसको क्या किया है दोस्तों? रखा है। EOS-06 जो है इट इज ओशियन सेट सीरीज 3rd जनरेशन सैटेलाइट। दिस इज द 56th फ्लाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड 24th फ्लाइट ऑफ द PSLV XL वर्जन विद द 6 POS MOS XL। ये कोई काम का नहीं है। EOS-6 क्या है? ये ओशियनोसेट सीरीज है दोस्तों हमारी। तो ये हमने क्यों बनाई है? ताकि हम ओशियन का कलर ऊपर से देख सके कैसा है, समुद्र का तापमान देख सके हम कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें हम गेज कर सकें। ओशियनोग्राफी के लिए हमने इसको लॉन्च किया है, क्लाइमेट और मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए। तो EOS समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए हमने इसको भेजा है। समुद्र का ऊपर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, तापमान कैसा है, समुद्र का रंग कैसा है। रंग से क्या पता चलेगा? रंग से पता चलेगा समुद्र में कितना क्लोरोफिल है। जहां क्लोरोफिल ज्यादा होगा वहां पे फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, और जहां फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे वहां जूप्लैंक्टन ज्यादा होंगे। तो ये एक अच्छी बात है, इस सैटेलाइट से हमें पता चल जाएगा। द सैटेलाइट ऑल्सो सपोर्ट अ वैल्यू एडेड सर्विस फॉर द प्रोडक्ट, जैसे फिशिंग जोन। अच्छे फिशिंग जोन कहाँ है? जहां पे बहुत ज्यादा मछलियां मिल सकती है। तो ये हम कैसे करेंगे? क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके। SST एंड विंड स्पीड एंड लैंड बेस्ड जियोफिजिकल पैरामीटर। तो ये सारी चीजें जो है हम इस सैटेलाइट के माध्यम से क्या कर पाएंगे? पता लगा पाएंगे। तो EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं कि अंतरिक्ष से हम धरती को देख रहे हैं, और धरती में बेसिकली हम किसको देखेंगे? EOS-6 से हम ओशियन को देखेंगे। ओशियन को हम देखेंगे, उसका तापमान क्या है, उसका रंग कैसा है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वैल्यू एडेड सर्विस कहाँ पर फिशिंग जोन है, कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर में देखते रहेंगे। दूसरा कह रहा है इंडिया भूटान की सैटेलाइट है। 2 इंडिया भूटान की सैटेलाइट जो है इसरो ने 2 नैनो सैटेलाइट लॉन्च की है भूटान के लिए, जिसको हमने INS-2B नाम दिया है। इट वॉज बिल्ट बाय द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड भूटानी साइंटिस्ट। तो इंडिया और भूटान के दोनों साइंटिस्ट ने जॉइंटली इसको क्या किया है दोस्तों? इस सैटेलाइट को बनाया है। द INS-2B हैज 2 पेलोड्स एंड विल प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेज टू भूटान
फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये किस लिए बनाई है? भारत ने बनाई, इसरो ने बना के दी है ताकि भूटान अपने नेचुरल रिसोर्स जो है, प्राकृतिक संसाधन जो है, उनकी निगरानी रख सके। तो ये जो सैटेलाइट हमने बनाई है, इंडिया ने बनाई है, इसरो ने बना के दी है, ठीक है, कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने उसका, अरे यार मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये बकवास मत किया करो, ठीक है, जिसको जाना है फटाफट जाओ। क्यूट गर्ल, अभी देखो मैं प्रसाद दूंगा ना आपको, तो अभी आप क्यूट से कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं प्रसाद दूंगा ना तो सब लोग हंसेंगे फिर तुम पे, फिर तुम्हें लगेगा सर ने हमारी बेइज्जती कर दी। और मैं प्रसाद बहुत अच्छा देता हूँ, मेरी खासियत है, बताया तुम्हें। आजकल मैं चुप रहता हूँ, मैं प्रसाद देता नहीं हूँ। मैं कहा नए नए बच्चे हैं, अभी इस प्रसाद दे दिया तो फिर दिक्कत होगी। मेरी एक खास बात है, इनसे पूछ के देखो जो पुराने स्टूडेंट है, प्रसाद मैं बहुत तगड़ा देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और मेरा दिया हुआ प्रसाद जो है ना, वो कई दिन आपको जो है अच्छा लगेगा, मतलब बढ़िया महसूस होता रहेगा आपको, आप कई दिन हरकतें नहीं करोगे। पूछ लो भले ही किसी से, मैं मना नहीं कर रहा, आप पूछ के देखो किसी से। ये देखो गौरव राज मीना का कमेंट रुक जा, ऐसी बात नहीं लिखते। कह रहा सर जी कोई क्यूट गर्ल नहीं है किसी लड़के ने वीडियो बना, किसी लड़के ने आईडी बना रखी है, कोई काला कौवा होगा ठीक है, तेरे को भी दूं प्रसाद? हैं भाई, देख लो यार, मेरे को यार तुम इन चीज़ों में मेरे को खींचो मत। मैं चाहता हूँ मज़े से पढ़ो, तुम्हें पढ़ने में मज़ा आए, मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। ये हरकतें करोगी फिर मैं प्रसाद देने लग जाऊँगा, और प्रसाद अगर मैंने देना शुरू कर दिया, ठीक है, तुम रहोगे लेकिन कमेंट बॉक्स में तुम कभी कमेंट नहीं करोगे, और या फिर नाम वाम बदल लोगे, ठीक है। क्यूट से बदल के, जैसे जो भी जिसका नाम हो, मैं स्पेशल इनका नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, फिर नाम कुछ और ही रखोगे, फिर कमेंट करोगे, ठीक है। प्रसाद देना मतलब मेरी यूएसपी है। तो देख लो, आप अगर चाहते हो तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई एम ऑलवेज हाजिर इन योर सर्विस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में ध्यान दो, क्या रखा है इन सब बातों में। ओशियन सेट 3 एक और हमने लॉन्च किया है, ओशियन सेट 3। इसके भी 4 इंपॉर्टेंट पेलोड हैं। इसमें पेलोड का मतलब होता है 4 भाग हैं उसके, ठीक है, 4 अलग अलग यंत्र हैं उसके अंदर। तो इससे भी वही सेम काम होगा, ठीक है, उसी जैसा काम होगा इससे भी। इसके अलावा इसरो जो है, अभी आगे जाने वाले टाइम पे हम सूरज का जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है कि सूरज के आसपास क्या है, क्या ले रखा है इसने ऐसा, तो हम सूर्य के एटमॉस्फेयर को भी जाके पढ़ने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं। और उसके लिए भी हम कई सारी एक आदित्य 1 L1 नाम से हम सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये सूरज के कोरोनाग्राफी करेगी जाके, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट में, और वहाँ पर जाके उसकी स्टडी करेगी। ये भी हम PSLV रॉकेट से ही लॉन्च करेंगे, आदित्य L1 को भी अगले साल हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में, तो SSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, ठीक है, SSLV भी अभी हमने बनाया है। कई ऐसी होती है छोटी सैटेलाइट, ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं होता, छोटी छोटी सैटेलाइट होती है। अब छोटी सैटेलाइट के लिए थोड़ी ना, भाई मान के चलो घर में अकेला आदमी है, ठीक है, और घर में एक ही गाड़ी है फॉर्च्यूनर, तो उसको जाना है कहीं पे, अकेला आदमी बैठ के जा रहा है फॉर्च्यूनर के अंदर में, तो ज़्यादा तेल पी रही है ना गाड़ी, ठीक है, ज़्यादा तेल पी रही है ना। तो ऐसे में क्या हो, घर में एक मान लो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, i10 रख ली किसी ने, CNG चलती है, तो अकेले आदमी को जाना सस्ते में चला जाएगा। वहीं फॉर्च्यूनर 1000 रुपये का तेल खा रही है, i10 तुम्हें 100 रुपये में पहुंचा देगी। तो यही हमने सोचा था कि यार छोटी सैटेलाइट है, उनके लिए भी हमें GSLV या PSLV निकालना पड़ता अपना, वो महंगा पड़ता है, तो इसलिए हमने एक छोटे के लिए अलग से बना दिया SSLV। और थोड़े दिनों में इस SSLV को प्राइवेट लोगों को दे दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी को, फिर प्राइवेट आदमी जो है ना वो छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। हमारा स्पेस के अंदर में हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, हमारे देश में फिर एलोन मस्क बनेगा। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, डिफरेंट जो ऑर्बिट्स होते हैं ये भी आप पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स में PSLV क्या है, PSLV C54 क्या है, इसका महत्व क्या है, EOS 06 क्या है, इंडिया भूटान सैटेलाइट कौन सी थी, ओशियोनोसैट क्या थे। तो ये चुरपुट बातें तुमसे की जा सकती है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आप सबसे संबंधित है भाई। आप लोग ब्लूटूथ का बहुत इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ब्लूटूथ ऑन रहता है, किसी के साथ भी ब्लूटूथ जो है फंसा देते हो, ठीक है, ले वही गाना दियो रे, ले ब्लूटूथ जोड़ दिया, वो जो टोचन करते हो ना वो बहुत खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि अब आ रही है ब्लू बगिंग, ठीक है। अब ये क्या होती है मैं बताऊंगा, इससे आपका डेटा वेटा लीक हो सकता है।
जब कई बार पहले जब था ना, ठीक है, जब मैं पढ़ता था ना, तो ये कभी न्यूज़ आती थी ना, डेटा लीक, ये लीक, वो लीक। अब मेरे को लगता था कि यार अकाउंट डिटेल लीक होती होगी, ठीक है। मैं सोचता था कि यार भाड़ में जाए, अपने पास कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट में पैसे हैं जो लीक हो जाएंगे हमारे। कर लो भाई, खाली पड़ा है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, क्या लीक करोगे यार भाई। आदमी को डर किसका होता है, मेरे अकाउंट से पैसे ना निकल जाए। ऐसी उल्टी सीधी चीज़ हमारे फ़ोन में कुछ है नहीं, तो कर लो भाई, क्या लीक करोगे। तो ये मैं सोचता था, ठीक है। बट बाद में जब मैं पढ़ाने लगा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई हैं, तो उस पर फिर लगा है पता कि यार ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं PSLV, ये सब देख लिया हमने। एक सवाल दे रहा हूँ, आप बताइए, ठीक है। ये 2010 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। विद रेफरेंस टू इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, ठीक है, आपको बताना है। कह रहा PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर GSLV आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कह रहा कि जो GSLV है ना, वो जो बड़ी भारी सैटेलाइट होती है ना, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जनरली भारी होती है, तो कहता है GSLV को हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और PSLV जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिनको हम ऊपर लॉन्च करते हैं, जो ऊपर से धरती को देख के धरती की फोटो खींच के हमारे पास भेजती है। Satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location in the earth। कहता जो PSLV से आप भेजते हो, ठीक है, वो जब धरती से आप देखोगे ना, तो आपको एक ही जगह पे दिखेगी, ठीक है। मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम उसको प्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। GSLV Mark 3 इज अ 4-stage launch vehicle with first and third stage using solid rocket motor and the second and fourth stage use liquid rocket engine। कह रहा कि GSLV में 4 स्टेज होती है, 2 में जो है हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं, 2 में लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है, बताओ दोस्तों इसकी सही चीज़ क्या है। अभिषेक गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। तो इसका सही स्टेटमेंट बताओ, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। A 1 ओनली, B 2 and 3, C 1 and 2, D 3 ओनली। जल्दी बताइए, UPSC का क्वेश्चन है ये, UPSC का क्वेश्चन है, फटाफट आप बताओगे मुझे, एकदम ओके की रिपोर्ट कर देंगे अभी के अभी इसको। सही, अरे रहने दो गाइज। एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कर दिया है तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम आपको सभी को, आई लव यू, सभी को आई लव यू। और बच्चों यार, सुबह हम एक और सेशन करते हैं अपना एडिटोरियल का सेशन। आपसे यार विनम्र निवेदन है मेरा कि एक बार उन पे भी जाएं और अपना थोड़ा प्यार दिखाएं, उस सेशन पे भी प्यार दिखाएं। अच्छा सेशन करता हूं यार, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं तुम्हारे साथ सपोर्ट और आशीर्वाद से, ठीक है। तो उसको भी जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, उसको भी अपना प्रेम दीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना, खुश होऊंगा मैं भी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। तो इसमें सही जवाब है एक, पहला, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, ऐसा गलत है, जियो उसमें नहीं करते, ठीक है, और दूसरा भी गलत है। सो सिर्फ फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सही जवाब है। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, जाके ले सकते हो। बट जब भी आपके पास कॉल आए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अनअकैडमी से कॉल आते रहते हैं, जब भी आपको, जब भी मन करे कि यार आप जरूरत आ गई है। वैसे एक बात बताता हूँ, इस बार गुरुकुल का प्रोग्राम बिल्कुल अलग होने वाला है। हर बार हम गुरुकुल का एक ही प्रोग्राम लॉन्च करते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार गुरुकुल के मल्टीपल प्रोग्राम आएंगे, मतलब गुरुकुल जो होगा वो 3 बार में आएगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मतलब 3 बार आप सिलेबस पूरा करोगे हमारे साथ विद प्रैक्टिस। तो इस बार गुरुकुल थोड़ा हटके है भाई, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इस बार गुरुकुल थोड़ा हटके है, 3 नहीं तो 2 बार तो आप कम से कम करोगे। सो इसी बार हमने नाम रखा है गुरुकुल 4.0 थोड़ा हटके, ठीक है। तो वो मैं आपके समक्ष रखूंगा, वो पूरा प्लान मैं अनवील करूंगा आपके सामने। बट उससे पहले तो आप जिस बच्चे को करना है, जिन्होंने यार प्लान बना रखा है कि इस बार ठोकना है यार, यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल के रखना है, तो आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो। और बढ़िया ऑफर है यार, ठीक है, 18 महीने का यार सिर्फ 55,000 रुपये में मिल रहा है। अगर आप पर मंथ का कॉस्ट निकालोगे, बहुत सही कॉस्ट है यार। इसके लिए जिसको भी मान लो लोन वगैरह चाहिए, तो वो भी मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ब्लू बगिंग क्या होती है दोस्तों आप अभी भी देख लो, ज़्यादातर का ना जो ब्लूटूथ है वो ऑन रहा होगा, ठीक है, ब्लूटूथ सबने ऑन छोड़ रखा है, ठीक है, देख लो फ़ोन में, मैं झूठ बोल, अरे देख लो, कई देखने भी लग गए हैं। ऑन है यार, मैं बता रहा हूँ ना, ऑन रखा हुआ है तुमने। आजकल वो तुम कान में वो ठूसने वाले भी यूज़ करने लग गए हो, ईयरबड, ईयरपोड, ईयर कुछ उनको नाम दिया जाता है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं।
इसीलिए आप यूजुअली क्या रखते हो, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखते हो और उसको डिस्कवरेबल मोड में रखते हो कि कोई भी ढूंढे तो उसको आपका फ़ोन का ब्लूटूथ मिल जाए। आजकल ऐसे हैकर बैठे हैं जो इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि किसका ब्लूटूथ डिस्कवरेबल है। एक बार अगर उनको मिल गया आपका ब्लूटूथ डिस्कवरेबल है, अगर मिल गया, उनको ढूंढ लिया उन्होंने, तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कुछ ऐसे मालवेयर को भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी जैसे यूजुअली हम कनेक्ट करते हैं तो हमें पेयर करने के लिए ऑथेंटिफिकेशन देना पड़ता है। हम अपने फ़ोन में आता है कि पेयर करें ना करें, लेकिन जब वो अटैक करते हैं ना तो वो पेयरिंग का वो नहीं आएगा, वो सीधा उसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तुम क्या बात कर रहे हो वो सारी उनके पास रिकॉर्ड होती है। यूजुअली ज़्यादातर वो फ़ोन इससे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जिसके अंदर में हम अपना जो है ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है, सुनने वाला जो हम आजकल यूज़ करते हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, जिनका ब्लू बगिंग हो सकती है। तो इसीलिए यार इसके लिए कुछ समाधान भी बताऊंगा। पर होता क्या है कि अगर आपका ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में है तो जो हैकर होगा वो आप पे अटैक मारेगा, और अटैक मारते टाइम पे आपको ऑथेंटिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उसकी परमिशन ले लेगा। फिर आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज भेज रहे हो, सारा डेटा उसके हाथ में। और अकाउंट में अगर 200-400 रुपये पड़े हैं वो भी उसको पता रहेगा, वो भी निकाल सकता है वो। तो ये एक दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करो भाई, एक एंटी वायरस जो है उसका इस्तेमाल करो, बढ़िया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो, फ़ोन को समय समय पे चेक करते रहो, ब्लूटूथ को ऑफ रखो और सेटिंग में जाके ब्लूटूथ को डिस्कवरेबल मोड से हटा दो, ठीक है, उसको डिस्कवरेबल मत रखो, ठीक है। ब्लूटूथ को तभी ऑन करो जब आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो अननेसेसरी किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को आप खुला मत छोड़ो, ठीक है, ये रीज़न है। कई बार क्या होता है आपके फ़ोन में अचानक से बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल हो जाता है, डेटा स्पाइक हो जाता है एकदम से। तो ऐसे सिचुएशन में अपने फ़ोन को देखते रहो, चेक करते रहो, ठीक है। तो यही इसका एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो। बाकी तो आजकल यार पता तो किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लू बगिंग इसको हम कहते हैं। What is blue bugging and how it is used to hack the Bluetooth enabled device? कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं Bluetooth enabled device को हैक करने के लिए। जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी, साइबर वेलफेयर चैलेंजेस टू द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो एप्स दैट लेट यूजर टू कनेक्ट द स्मार्टफोन और लैपटॉप टू द वायरलेस ईयर प्लग कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस एंड द बस्ट वल्नरेबल टू द हैक। भाई ऐसी ऐप जिसमें, जैसे कोई भी ऐसी ऐप जिसके अंदर में हमारे जो कान में लगाने वाले सिस्टम हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं, तो कह रहा है कि उससे ब्लू बगिंग हो सकती है और आप जो भी बोल रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो, वो पूरा का पूरा डेटा आपका रिकॉर्ड हो सकता है। ब्लू बगिंग जो है इट इज़ फॉर्म ऑफ हैकिंग, ये एक प्रकार की हैकिंग होती है। दैट लेट हैकर एक्सेस टू अ डिवाइस थ्रू द डिस्कवरेबल ब्लूटूथ। इसके अंदर में हैकर को आपका जो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ है, ठीक है, यूजुअली होता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से आपके फ़ोन का उसको एक्सेस मिल जाता है। एक बार जब उसको डिवाइस आपका दिख गया, वंस अ डिवाइस और फोन इज ब्लू बग्ड, अ हैकर कैन लिसन टू कॉल, रीड एंड सेंड मैसेज एंड स्टील एंड मॉडिफाई योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि यार एक बार अगर किसी को एक्सेस मिल गया तो फिर जो रात में तुम रजाई में पड़े पड़े धीरे धीरे बात करते रहते हो ना कि मम्मी ना सुन ले, तो मम्मी तो नहीं सुनेगी लेकिन कोई और सुन रहा है उसको, ठीक है। जो धीरे धीरे बोलते हो ना, हेलो, हाँ जी बोलो, वो सारी बातें समझ लो कोई सुन रहा है, ठीक है। इतना कई बार ठंड भी नहीं लगती लेकिन 2-2 रजाई घेर के पसीने आते रहते हैं, ठीक है। घर वाले सोचते हैं अभी से ठंड कहाँ से आ गई, इतनी ठंड तो नहीं है, लड़का 2-2 रजाई, लेकिन मामला कुछ और है, ठीक है। उनको कौन समझाए, ब्लू बगिंग चल रही है वहाँ। तो ये हो रहा है दोस्तों, जो डिवाइस हैं, कोई भी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस जो है उसकी ब्लू बगिंग हो सकती है भाई। वायरलेस ईयरबड जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अटैक हो सकता है। दे आर मोस्ट प्रोन टू द अटैक ऑफ दीज डिवाइसेस, ठीक है। और प्रोसेस क्या होती है मैंने बताया, यदि आपका ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, तो पेयरिंग के लिए, तो पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है उसमें। इट वर्क्स बाय एक्सप्लॉइटिंग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इन डिवाइस। अरे मान के चलो आपका वो है ईयरपोड ही है या कुछ भी है, आपने उसका ब्लूटूथ ऑन रख रखा है, डिस्कवरेबल मोड पे है, तो कोई दूसरा हैकर जो है ना उसको एक्सेस कर लेगा। अब उसमें परमिशन देने की जरूरत नहीं है। फॉर ब्लू बगिंग टू द हैपन्स द डिवाइस ब्लूटूथ मस्ट बी डिस्कवरेबल मोड। आपका बस डिस्कवरेबल मोड पे होना चाहिए आपका डिवाइस। आपकी ईयरपोड है मान लो जो लगाते हो कान में, अगर वो डिस्कवरेबल मोड में है ना तो उसी का एक्सेस ले लेगा वो, और वो ब्लू ईयरफोन तो कम से कम चल रहे हैं तो उससे उसको सब कुछ पता चलता रहेगा। एक बार जब कनेक्शन उसको मिल जाता है ना हैकर को, ठीक है, तो हैकर क्या करता है फिर ब्रूट फोर्स के साथ अटैक करता है। एक टाइप का मालवेयर होता है जिससे परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट आपके उसका जो है
बाईपास कर देता है ऑथेंटिफिकेशन को, सीधा जाके वो उससे कनेक्ट हो जाता है। दे कैन इंस्टॉल मालवेयर इन द कॉम्प्रोमाइज डिवाइस टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू इट। इससे क्या होता है दोस्तों, वो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और आपका डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर उसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपकी बातें जो हैं वो कौन कौन सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा। सर व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, क्या है इसके प्रिवेंटिव मेजर, आप कैसे रोक सकते हो? तो सबसे पहला तो अपना ब्लूटूथ ऑफ रखो यार, डिस्कनेक्ट करके रखो। और ब्लूटूथ डिवाइस जो है जब काम में ना हो, ठीक है, पेयर हो तो अच्छी बात है, आप सुन रहे हो कुछ अलग बात है, लेकिन जब नहीं है काम का तो उसको बंद रखें। अपनी ब्लूटूथ फ़ोन के अंदर में अगर ऐसा कुछ सस्पिशियस हो रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखो, फ़ोन को चेक करते रहो। ब्लूटूथ डिवाइस को अनडिस्कवरेबल मोड पे रखो। आप मॉडर्न एंटीवायरस सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करो दोस्तों, ठीक है। हमेशा कोशिश रखो कि अपना सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन में रखा जाए, ठीक है। जो पब्लिक वाईफाई होते हैं ना, जो फ्री में वाईफाई मिल रहा है, या कभी भी ना फ्री के वाईफाई का इस्तेमाल मत करो। आजकल मिलते हैं मेट्रो पे इधर उधर, तो फ्री के वाईफाई से हमेशा बचो। कभी भी आपके फ़ोन में एकदम से बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर लिया अपने फ़ोन ने, ऐसा अगर कहीं भी हो तो उस चीज़ों को मॉनिटर करते रहो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी ब्लूटूथ से और भी कई प्रकार के साइबर अटैक होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे ब्लू बगिंग हो गया, ऐसा ही एक और टर्म है जिसको हम ब्लू जैकिंग कह रहे हैं, और ऐसा एक और भी है जिसको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, ब्लू स्नर्फिंग। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये ब्लूटूथ साइबर अटैक हैं दोस्तों, जो 3 डिफरेंट प्रकार के हैं। एक बार देख लेना है क्या क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। सर हम क्या पढ़ें इससे? देखो, एक क्वेश्चन तो आता है साइबर अटैक से, साइबर सिक्योरिटी से, हर बार यूपीएससी एक सवाल पूछती है। तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव क्या है, आपको पढ़ना है। साइबर स्वच्छता केंद्र क्या होते हैं, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। मैं कह के दे रहा हूं दोस्तों, इनमें से एक सवाल तो पूछ ही लिया जाता है। एक क्वेश्चन 100% आता है, और उसमें भी वो आता है कि भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिससे हम साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में आपसे सवाल क्या पूछेगा? प्रीलिम्स में कहेगा सर ये ब्लू बगिंग क्या होती है, ब्लू बगिंग किस प्रकार से होती है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और ब्लू बगिंग के अलावा भी मैंने 3 प्रकार के जो साइबर अटैक बताए हैं जो ब्लूटूथ से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। एक सवाल था 2017 में पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सवाल पूछते हैं। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। कह रहा कि अगर भारत के अंदर में ना, ये लीगली मतलब कानूनी तौर पे आवश्यक है कि आपको अगर साइबर अटैक होता है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेटा सेंटर या बॉडी कॉर्पोरेट्स, कौन सा सही है? 2017 में पूछा था ये सवाल, 2017 के अंदर में। बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी एवरीबॉडी, शाबाश, जल्दी बताओ यार दोस्तों। आधे ज़्यादा तुक्के मार रहे हैं अरे महाराज, आधे ज़्यादा तुक्के मार रहे हैं। बी डी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो तीनों बातें सही हैं। भारत के अंदर में लीगली ये है, ऐसा अनिवार्य है कि अगर डेटा ब्रीच होता है, साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई दुर्घटना होती है, तो जो सेवा दे रहा है उसको भी बताना पड़ेगा, जो डेटा केंद्र है उसको भी, और जो सर्विसेज ले रहा है कॉर्पोरेट बॉडी उसको भी। अगला है दोस्तों सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने देखा होगा ना, जैसे कई बार अपना कोई मंदिर है, ठीक है, कोई मस्जिद है या कुछ भी ऐसा है, कोई भगवान का मंदिर है, तो उसके आसपास में ना बहुत सारे पेड़ होते हैं। जैसे हमारे भी एक लोकल डीटी है, ठीक है, जिसको हम बाबा बनदेव बोलते हैं। बनदेव मतलब बनी में रहने वाले, वन के अंदर रहने वाले देव। तो जहाँ उनका मंदिर था ना, तो पहले वहाँ पे पेड़ वेड़ बहुत कम थे, तो अब लोग वहाँ पे पेड़ और लगा रहे हैं, और उन पेड़ों की प्रोटेक्शन की जाएगी, रक्षा की जाएगी। तो ऐसे जो वन होते हैं उनको हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, जहां पर हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स कई प्रकार के होते हैं, मैंने एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाया था जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इकोलॉजी के अंदर। तो ये कई प्रकार के होते हैं। कईयों में तो ऐसा होता है कि सेक्रेड ग्रूव्स ऐसे होते हैं कि जो सूखी पत्ती है ना, वो भी उठाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है बुरा मान जाएंगे। जो पेड़ है ना, उनको देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक एक पेड़ जो है अपने आप में एक एक आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, ठीक है।
तो कोई भी चीज़ उठाना, कलेक्शन करना, ये अलग अलग होता है। कईयों में भी ठीक है, आप जो है सूखे पेड़ पत्ती टहनी जो है वो हटा सकते हो, लेके अपने घर जा सकते हो, जला सकते हो। बट कईयों में क्या होता है दोस्तों, कईयों के अंदर में बिल्कुल ही आपको छूना भी क्या होता है, मना होता है। सो वो डिपेंड करता है किस डिग्री का प्रोटेक्शन है। तो ऐसे जगहों को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। अब एक तमिलनाडु के अंदर में ठीक है एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि भैया अब जो मंदिर है उसके अंडर में 500 मंदिर आते हैं। ठीक है, मेरे को जगह नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। तमिलनाडु का एक सेमी एरिड एरिया है, अर्ध शुष्क इलाका है। तो उसने डिसाइड किया है कि जो 1500 मंदिर है ना, सबके आसपास उस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर में वो सेक्रेड ग्रूव्स करेंगे, का निर्माण करेंगे। मतलब ऐसे जो है वनों का निर्माण करेंगे और मंदिरों के आसपास, और उनकी फिर प्रोटेक्शन भी की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, श्रद्धा से बड़ा भारत के अंदर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पेड़ लगाएंगे और इनको हम श्रद्धा से जोड़ देंगे कि यार इन पेड़ों की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और फिर हम उसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं ना, उनका एक अलग योगदान होता है। मिट्टी का इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके फिर अपने फायदे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों, रिक्रिएटिंग सेक्रेड ग्रूव्स इन तमिलनाडु नॉर्दर्न रीजन। तो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डेवलपमेंट इन विल्लीपुरम, ये कहाँ है, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है विल्लीपुरम। तो ये सेमी एरिड है, अर्ध मरुस्थल है। ठीक है, तो इनके अंडर में ना, इस ट्रस्ट के अंदर में जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर में 1500 मंदिर आते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न उत्तरी तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, विल्लुपुरम की बात हो रही है स्पेशली। अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि यार 1500 मंदिर हमारे आसपास आते हैं, हम एक काम करते हैं, हर मंदिर के आसपास पेड़ लगा देते हैं, बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स का निर्माण कर देते हैं, और उनको फिर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी दूर हो सकती है। तो तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट विच एडमिनिस्टर, इनके अंदर में 1500 मंदिर आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो विल्लुपुरम है उसके अंदर में हम कई सारे फॉरेस्ट पैच लगाएंगे सेक्रेड ग्रूव्स के। ठीक है, पवित्र उपवनों की हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या होता है, पवित्र उपवन पवित्र उपवन। तो ये बात यहां की गई है कि हम ये बहुत सारे लगाएंगे। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, पवित्र उपवन जो होते हैं, दे आर ग्रूव्स कंप्राइजेस patch of natural vegetations from a few trees to several acre that are dedicated to the local deities or the tree spirit। अगर हम बात करें ना सेक्रेड ग्रूव्स की, ठीक है, तो इनके अंदर में क्या होता है, कई बार जो नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे, प्राकृतिक वनस्पति जो वहाँ पे होती है, वो इसमें शामिल होती है। इसमें कुछ पेड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ भी होते हैं, और कई बार क्या होता है, बहुत सारा, कई सारे एकड़ के अंदर में पूरा का पूरा जंगल टाइप से होता है। माना जाता है कि ये जो पेड़ है या ये जो पूरा जंगल है, ये वहाँ के जो लोकल देवता उनको समर्पित होता है, वो लोकल देवता वहाँ रहते हैं, या माना जाता है कि पेड़ों के अंदर कोई स्पिरिट रहती है, पवित्र आत्माएं रहती हैं, इसीलिए हम इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। दी स्पेस आर प्रोटेक्टेड, ये स्पेस हम प्रोटेक्ट करते हैं। लोकल कम्युनिटी जो वहाँ का लोकल समुदाय है दोस्तों, वो अपने धार्मिक विश्वास की वजह से इनको क्या करता है दोस्तों, हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इन स्थानों को स्थानीय समुदाय द्वारा उनके धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक अनुष्ठान के कारण संरक्षित किया जाता है। मैं कह रहा हूँ यार, ये एफोरेस्टेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। लोगों को ना, मतलब पेड़ लगाना अगर श्रद्धा से जुड़ जाए तो मैं कह रहा हूँ हर आदमी पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा इन चीज़ों का ना इस्तेमाल करना चाहिए और एनवायरनमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन इंडिया सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री एंड अबंडेंटली अलोंग द वेस्टर्न घाट। भारत के अंदर में इस प्रकार के पवित्र उपवन बहुत में जगहों पर पाए जाते हैं, और मुख्यतः पश्चिमी घाट पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ सैंक्टिटी अकॉर्डिंग टू दी सेक्रेड ग्रूव्स वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। भाई कितना हम इस पवित्र उपवन को कितना पवित्र मानते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया ना, कई जगहों पे तो पेड़ पौधों को हाथ ही नहीं लगाते। ठीक है, कईयों में ठीक है जाना ही मना होता है, वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, कईयों में जाना अलाउड होता है, बट कुछ चीज़ पत्ती वत्ती या टहनी वहनी आप उठा नहीं सकते। कईयों में क्या होता है कि जो सूख गया आप वो कलेक्ट करके घर ला के घर में जला सकते हो। तो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है दोस्तों। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है सर, इसका महत्व क्या है, इस प्रकार के सेक्रेड ग्रूव्स का क्या महत्व है। तो जो वेजिटेशन कवर है दोस्तों, इससे बढ़ेगा, है ना। इससे क्या होगा, जो वेजिटेशन कवर है, वनस्पति कवर है, वो बढ़ेगा। तो जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, साथ साथ मिट्टी का कटाव नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु जो हैं इन वनों के अंदर में वो आश्रित होंगे, वो रहेंगे, है ना। इनको लोकल कम्युनिटी एक सस्टेनेबल मैनर में क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। द ग्रूव्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद पॉन्ड्स। ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, इनके साथ साथ हम तालाब, झरने ये भी बना देते हैं। ठीक है, जनरली जैसे हमने वो बना दिया तो यहाँ एक तालाब बन जाएगा, तो फिर उससे क्या होता है ना, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो वो फ्लोरल, वहाँ की जो फ्लोरल और जो फोनल डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कह रहे हैं सर, इससे तो बहुत सारे पहले भी हमारे देश में होते थे। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पवित्र उपवन।
पहले भी होते थे, पर आज ऐसा क्या हो गया है कि दोस्तों ये पवित्र उपवन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डेट्रोएट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन जो है इनका वो है ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम। जो पुराना हमारा बिलीफ सिस्टम था ना, जो श्रद्धा थी, जो धर्म के प्रति आस्था थी, अरे धीरे धीरे वो क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है, पहली बात। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप इनटू द टेंपल वर्शिप। पहले हम प्रकृति की पूजा करते थे, आज भी कई ट्राइबल एरिया जो है उनमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य देव की, ठीक है, पेड़ों की, ऐसे पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। बट आज जो है वो प्रकृति की पूजा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है और हम टेंपल जो है वर्शिप ज़्यादा करने लगे हैं, मंदिरों के अंदर में जाकर, ठीक है, हम औपचारिक पूजा जो है वो ज़्यादा करने लगे हैं। दूसरा, अर्बनाइजेशन हो रहा है दोस्तों, शहरीकरण हो रहा है, तो उससे अंदर डेवलपमेंट के चलते इन पेड़ों को काटा जा रहा है। कई सारी ऐसी घास वास या ऐसी वनस्पति आ जाती है जो इन्वेजिव होती है। इन्वेजिव का मतलब होती है कि वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और जब फैल जाएगी तो उस एरिया का सारा न्यूट्रिशन वही ले लेती है, और वहाँ पर जो पेड़ थे, सेक्रेड ग्रुप्स थे, जो इंडिजिनस पेड़ थे, वो मर जाते हैं। इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक ग्रीजिंग, दूसरा क्या हुआ है भाई, चारे के लिए और जो लाइफ स्टॉक है, ठीक है, जो हम पशु पक्षी रखते हैं, तो उनके लिए भी हमने चराना वराना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से भी सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं वो धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों डिस्काउंट है, कोड आपको ध्यान रखना है मेरा सुमित10। ये 30 नवंबर तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद खत्म हो रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है दोस्तों, चले जाइए, जाके ज्वाइन कीजिए। जनवरी से हमारा गुरुकुल लॉन्च कर रहा हूं मैं, ठीक है। गुरुकुल इस बार थोड़ा अलग से आएगा, इस बार आपको पूरी बेस्ट तैयारी आपको करा के जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, धामा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। पहली बार दोस्तों, पहली बार भारत के अंदर में एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना होने वाली है। इस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर में बुद्धिज्म पढ़ाया जाएगा, बाकी सब चीज तो पढ़ाई जाएंगी, बट साथ साथ बुद्धिज्म पढ़ाया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के अंदर में स्थापित की जा रही है। किसके द्वारा दोस्तों, धामा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जो आपकी फोरम है, जो साउथ कोरिया की है, उसके द्वारा त्रिपुरा के अंदर में इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के साथ साथ इसमें बाकी के सब्जेक्ट जो हैं वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन बुद्धिज्म पे इस पे विशेष जो है जोर दिया जाएगा। अब बुद्धिज्म क्या है आपको पता है दोस्तों, ठीक है। बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्धा जी जो थे, सिद्धार्थ गौतम जो थे, उनके द्वारा, उनकी फिलॉसफी है, उनका जीवन का जो एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार से उनका एनलाइटमेंट हुआ, उनकी पर्सनल जर्नी ही क्या है दोस्तों, बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के अंदर में कोई सुप्रीम गॉड नहीं है कि भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जीवन की जो सच्चाई है, जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं को बताता है, उन्हीं को दर्शाता है, उन्हीं के बारे में बात करता है। तो बात कर लेते हैं धामा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये अभी खुलने वाली है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट बॉडी चीफ टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बुद्धिस्ट वर्सिटीज इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में बनाने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पॉप एसोसिएशन साउथ कोरिया की ये एक पहला फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, किसका, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का। कहां पर दोस्तों, मानू बांकुल। मानू बांकुल कहां है दोस्तों, ये आपका सोबरूम में है। सोबरूम कहां है दोस्तों, आपका साउथ त्रिपुरा के अंदर। तो ये इसका फर्स्ट जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखने वाले हैं। The Dhama Deepa International Buddhist University is expected to become the first Buddhist run university in India. ये भारत के अंदर में पहली बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी होने वाली है। It is to offer Buddhist educational along the with the course of discipline. मॉडर्न एजुकेशन तो मिलेगी, बट साथ साथ इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ये इसकी खास बात है। बुद्धिज्म क्या है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था आज से 2600 साल पहले। The religion is based upon the teachings, life experience of its founder सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जी जो थे, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से जो है ये आगे बढ़ा है, वही बताया जाता है। इनके अंदर में, बुद्धिज्म के अंदर में कैसे उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, निर्वाणा की प्राप्ति हुई है, ठीक है, वही सब चीज़ों इसमें बताई जाती है। इसमें कोई गॉड, सुप्रीम गॉड नहीं होता, पर उन्हीं का व्याख्या किया गया था, एसेंस, ठीक है। इसका पूरा जो भाव है, इसका जो निचोड़ है, वो बुद्धिज्म का जो निचोड़ है वो है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ और निर्वाणा, which was not a place but an experience that could be attained in this life। ये निर्वाणा जो है ना, ये कोई जगह नहीं है कि आप जहां चले जाओ, ये एक एक्सपीरियंस है दोस्तों, और इस एक्सपीरियंस को ना आप प्राप्त कर सकते हो, इस एक्सपीरियंस को अटेन किया जा सकता है। बुद्धिज्म के अंदर में दोस्तों कोई सुप्रीम गॉड नहीं होता, ठीक है। सर्वोच्च देवता या देवी देवता जो है ये यहाँ पर इसके अंदर में नहीं होते हैं। ये बात भी आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है कि देयर इज नो सुप्रीम गॉड इन बुद्धिज्म। No supreme god is Buddhism. The main teaching of Buddhism are encapsulated in the basic concept of four noble truth। 4 सच्चाई हैं जीवन की, तो उसी के अंदर में पूरा बुद्धिज्म का जो है सार जो है वो दिया गया है। 4 सच्चाई, और इनको बोला जाता है आर्या, सचेनी या 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिका
मार्ग इनको बोला जाता है, उसी में सारा नोर है। अब जो 4 नोबल ट्रूथ हैं इनके, वो क्या है दोस्तों, कह रहा है कि दुख जो है ना वो जिंदगी का आधार है, जिंदगी का ना संसार का सार है। आप जिंदगी में इसमें आए हो, जन्म लिया है, तो दुख आपको मिलेगा, लेकिन हर दुख का जो है ना वो इलाज हो सकता है, ठीक है। हर दुख आपको एक जो है कारण की वजह से होता है, ठीक है। आपकी जो सफरिंग है इनको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हो, ठीक है, आप इनको बिल्कुल हटा सकते हो, बट उसके लिए आपको 8 अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ पर चलना पड़ेगा। ये 4 इसके क्या हैं दोस्तों, ट्रूथ हैं जो बुद्धिज्म के अंदर में फॉलो है। दीज आर द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धिज्म। पहला, सफरिंग तो है, जीवन लिया है, जन्म लिया है, तो जीवन में आपके में सफरिंग रहेगी, ठीक है, ये है। दूसरा कह रहा है कि हर सफरिंग जो है एक कारण की वजह से होती है। तीसरा है सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, इनको हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग द अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग जो है उसके ऊपर चल के आप इसको खत्म कर सकते हो। डीबीटी स्कीम नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर कौन होते हैं दोस्तों, टेनेंट फार्मर वो होते हैं जो दूसरे की खेती जमीन पर खेती करते हैं, ठीक है, जमीन उनकी खुद की नहीं होती, बट वो दूसरे की जमीन पे करते हैं। अब देखो कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको फिक्स अगर आपको करना है सरकार को, अगर इन टेनेंट फार्मर की नीड को एड्रेस करना है, तो सरकार को सब्सिडी देने के अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना पड़ेगा। डीबीटी 2013 में हमने लॉन्च कर दिया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधा जो बेनिफिशियरीज है जिसको वो लाभ मिलना चाहिए उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, सीधा डायरेक्ट। हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ऐसा हम कर भी रहे हैं ना यार। पीएम किसान स्कीम क्या है, डीबीटी स्कीम है, ठीक है। कालिया स्कीम क्या है, डीबीटी स्कीम है, ठीक है। ऋतु बंधु स्कीम तेलंगाना की, ये क्या है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, डीबीटी है। तो ये बोला है, कई सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इतनी सारी जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं, बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सारी सब्सिडी हम इनपुट कॉस्ट के रूप में दे रहे हैं कि लागत मूल्य के अंदर, ताकि जो किसान का प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, कम हो सके। सरकार पूरे साल के अंदर में जितनी सब्सिडी देती है ना, वो सरकार की, हमारी जो भारत की कुल जीडीपी है उसका 2% है। और कुल मिला के जो किसान की आय होती है, ठीक है, किसान की जो कुल लागत होती है इन सब्सिडी से, वो लागत का 26% भाग जो है उसकी पूर्ति होती है। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं ना, वो ये कह रहे हैं इस बात को कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए क्या कि हम क्या कर दें दोस्तों, हम जो डीबीटी है इसकी तरफ मूव कर जाएं। हम खाद पे सब्सिडी ना दें, हम बीज पे सब्सिडी ना दें, हम बिजली सब सस्ती ना दें, हम बस उनको एक फिक्स्ड इनकम जो है ना वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, बाकी सब स्टैंडर्ड रेट पे बिके, तो लीकेज भी कम होगा और जो टेनेंट फार्मर वाली जो प्रॉब्लम है इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समाधान हो जाएगा, ठीक है। होगा भाई सुमित सर के स्टूडेंट, बिल्कुल अभी इस क्लास के जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे हम। डीबीटी स्कीम्स नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ टेनेंट फार्मर। एमसीक्यू टेस्ट जस्ट इस क्लास के बाद होगा, तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी विल डू द टेस्ट, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो है हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट करेंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं खत्म कर देता हूं। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एडवोकेट कन्वर्टिंग ऑल द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इनटू द डायरेक्ट इनकम असिस्टेंस टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ पर एकड़ पर फार्मर डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी। तो कहा कि अधिकांश अर्थशास्त्री जो है इस बात को कह रहे हैं कि हर एक किसान को ना ये सब्सिडी देने की वजह, हर खेत कितना है उसके हिसाब से सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेज दो। जो भारत में सब्सिडी दी जाती किसानों को, वो भारत की कुल जीडीपी का 2% भाग है, तथा जो फार्मर की इनकम है उसका 21% भाग जो है वो कवर करती है, 21% ऑफ द फार्मर इनकम। एग्रीकल्चर और फार्म सब्सिडीज भारत के अंदर में क्या है, कह रहा है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज आर नॉट एज ए इनपुट, आर ऑन द इनपुट सप्लाई फर्टिलाइजर, पावर, वाटर एट बिलो और आउटपुट प्रोक्योरिंग क्रॉप्स एट द मार्केट प्राइसेस। द इंसेंटिव पेड तो फार्मर कैन सप्लीमेंट देयर इनकम। कह रहा कि जो हम उसको डीबीटी देंगे ना, इससे फार्मर की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। इट हेल्प टू मैनेज द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। कह रहा है कि इससे कृषि वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो प्रतिबंधित नहीं होगी, उसमें भी मदद मिलेगी। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी। कह रहा है कि ऐसा करने से जो वस्तुओं की लागत है और जो आपूर्ति है वो भी क्या होगी दोस्तों, आपकी वो प्रभावित होती रहेगी। डीबीटी 2013 में सरकार ने स्टार्ट किया था। डीबीटी के अंदर में डायरेक्ट जो पैसा है, जो आपको सब्सिडी का पैसा मिलता है, वो सीधा आपके खाते में जाता है, ठीक है। सरकार कोई बीच में किसी को सब्सिडी नहीं देती, सीधा आपके खाते में। ऐसा ही स्कीम हमने बनाया भी है ना दोस्तों। कौन सी स्कीम है आपको पता है, पीएम किसान, ऐसी हर महीने 6,000 रुपए आते हैं। ऐसे तेलंगाना सरकार ने बनाई है ऋतु बंधु स्कीम, पर एकड़ हर किसान को 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की भी है, ठीक है, ऋतु भरोसा। इसके अलावा कालिया स्कीम भी है। ये सारी स्कीम जो है क्या है दोस्तों, दीज आर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो भारत के अंदर कहा जा रहा है कि जो किसान की जो प्रॉब्लम है, टेनेंट फार्मर जो है, जो दूसरे की उस पर खेती करता है, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीबीटी जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा।
अभी करेंगे अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। MCQ होंगे, उसमें आपको जवाब देना है। गाइस जिसने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। रेड प्लैनेट डे, आज जो 28 नवंबर है ना, इसको रेड प्लैनेट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार अमेरिका ने आज ही के दिन मंगल ग्रह के ऊपर में क्या भेजा था, अपना पहला मिशन भेजा था इसकी खोज करने के लिए, मंगल के एटमॉस्फेयर, और उसने जाके पहली बार फ्लाई बाय दिया था, मतलब मंगल ग्रह को पास किया था और मंगल ग्रह के फोटो खींच के धरती पे भेजे थे। उसी के बाद में होड़ लगी थी कि भाई हम एक्स्ट्रा प्लैनेटरी मिशन भेजेंगे, फिर अब अलग अलग लोग कुछ कुछ करने लगे। भारत ने भी मंगलयान भेजा, और आज एलोन मस्क क्या कह रहे हैं कि भैया वो मंगल पे कॉलोनी बसा देंगे। तो ये जो दिन है 28 नवंबर दोस्तों, इसी को हम किस रूप में जानते हैं, रेड प्लैनेट डे के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया जाए 28 तारीख जो है नवंबर 28, इसको रेड प्लैनेट डे बोला जाता है। आज ही के दिन 1964 में यूएस ने मराइनर 4 नामक जो है अपना मार्स मिशन जो है वो भेजा था। वो जुलाई 4 1965 को ना उसने मंगल ग्रह को पार कर लिया था, और पहली बार उसने बहुत क्लोज पिक्चर जो है वो धरती पे वापस भेजी थी, किसकी, मंगल ग्रह की। ये पहली बार था दोस्तों जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने इतनी पास से जाकर मंगल ग्रह की फोटो खींच के धरती पे भेजी थी। उसके बाद तो मैंने बताया था दोस्तों होड़ लग गई थी, और हमने एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए। और आज जो है दोस्तों एलोन मस्क साहब क्या कह रहे हैं कि मैं मंगल पे कॉलोनी बसा दूंगा, थोड़े दिनों में हो सकता है मंगल पे प्लाट कटेंगे, ठीक है। अपना भी बुक कर लेना भाई, ठीक है, अपना भी बुक कर लेना तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों। बाकी यार मैंने आपको बताया है कि अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी से आपको कॉल भी आएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं एक बात आपको बोल देता हूँ यार, जो मेरे बच्चे हैं प्लीज़ यार ये भी देख लेना थोड़ा सा, ये भी एक ट्रस्ट वाली बात होती है। जो आप ज्वाइन करें, कभी भी करें, ठीक है, आप बोल दीजिए कि मैं सुमित 10 बोलना है आपको, कि मुझे वो पूछेंगे आपसे कोड है कोई, वो कोड ना भी पूछे तो आप बोल दो कि मुझे सुमित 10 कोड ही यूज़ करना है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन देखो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। इस बार प्रीलिम्स निकलवा के देंगे आपको गुरुकुल 4 के माध्यम से। बस मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको फटाफट जाके ज्वाइन कर ले। 54,999 का है ये, ठीक है। ज्वाइन कीजिए, 26,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। कोड आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों, सुमित 10। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाइए टेलीग्राम चैनल को एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ। और इसके अलावा आप मेरे साथ जो है जब जुड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के होते हैं। आइकॉनिक में आपको ध्यान रखना है, दोनों में ही कोड तो मेरा सेम ही रहेगा, सुमित 10। फर्क क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखो प्लस जब लेते हो तो आपको लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगी, रिकॉर्डेड, लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा एकदम बढ़िया से, और आप कितनी बार भी कोर्स को देख सकते हो। लेकिन सपोज करो कि आप ये चाहते हो कि आपका जो टेस्ट आपने किया है कोई उसको एनालाइज करे, बताए आपको गाइड करे, आपको गाइडलाइन दे, आपका स्टडी आगे कैसा उसका प्लान बनाए, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको स्टडी मटेरियल नोट्स 2.2 आपके घर पे भेजे, ठीक है, हार्ड फॉर्म में। आप चाहते हो आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, तो फिर आपको आइकॉनिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क है, लेकिन कोड दोनों में सेम ही है, सुमित 10, ठीक है। बाकी जीएस के लिए भी दोस्तों देखो अभी अच्छा ऑफर ये चल ही रहा है, ठीक है, जीएस और उसके लिए आइकॉनिक के लिए। तो जाइए दोस्तों, कोड यूज करना है सुमित 10, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। पीडीएफ में अभी दे देता हूँ, 5 मिनट के अंदर मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर करूंगा, 5 से 10 मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लो। आते हैं, मिलते हैं कहाँ पर दोस्तों, हमारी जो है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जहाँ पर हम करेंगे क्विज, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ये है, जुड़ जाइए दोस्तों सारे के सारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।